तीरथ नगर के रहस्य। नैना, तुम मेरे घावों पर नमक क्यों छिड़क रही हो? अंकित ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके सिर में एक टीसी महसूस हो रही थी। अंकित जितना पाठ्यक्रम भूला था वह काफी ज्यादा था, पर नगण्य भी नहीं था। 2 दिनों में इंटरव्यू था, तो वह भरपाई के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? इतना ही नहीं, वह ऐसी अजीबोगरीब अलौकिक गतिविधि में फंसा हुआ था, तो वह कैसे पढ़ने के मूड में रह पाता? अंकित ने अपनी बहन को टाल-मटोल भरा जवाब दिया और पढ़ाई का नाटक करने लगा। नैना अपनी कुर्सी खींचकर उसके बगल में बैठ गई। गैस लैंप की रोशनी में वह अपना होमवर्क करने लगी। माहौल शांत था। जब लगभग 11 बज रहे थे, दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और सोने चले गए। खट 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 खट, दरवाजे पर दस्तक ने अंकित को सपनों से जगा दिया। उसने खिड़की के बाहर झांका तो सुबह की पहली हल्की रोशनी दिखाई दी। एक झटके में वह करवट लेकर उठ बैठा। कौन है? देखो, क्या समय हो रहा है? नैना ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं हूं, दामिनी सेठ, दरवाजे के बाहर एक गहरी आवाज वाले आदमी ने जवाब दिया। दामिनी सेठ? जानता नहीं। अंकित बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर चलते हुए सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही भूरे आंखों वाली पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी, जिससे वह एक दिन पहले मिला था। चौंक कर अंकित ने पूछा, क्या कोई गड़बड़ी है? पुलिसकर्मी ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया, हमें एक घोड़ागाड़ी चालक मिला है। उसने गवाही दी है कि आप 27 तारीख को विशाल के घर गए थे, जिस दिन विशाल और नेहा की मृत्यु हुई थी। इतना ही नहीं, विशाल ने ही आपके यात्रा का किराया चुकाया था। अंकित हक्का बक्का रह गया। उसे अपने झूठ का पर्दाफाश होने पर डर या अपराध बोध का कोई एहसास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं रहा था। वास्तव में दामिनी सेठ द्वारा दिए गए सबूत से वह हैरान था। 27 जून को पूर्व अंकित सचमुच विशाल के घर गया था। जिस रात वह लौटा, उसने ठीक वैसे ही आत्महत्या कर ली जैसे विशाल और नेहा ने की थी। अंकित ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, यह अपर्याप्त सबूत है। ये सीधे तौर पर यह साबित नहीं करता कि मेरा विशाल और नेहा की मौत से कोई संबंध है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी पूरी घटना के बारे में बहुत उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दोनों बेचारे दोस्तों के साथ क्या हुआ। लेकिन मुझे सच में याद नहीं है। वास्तव में मैं 27 तारीख को मैंने क्या किया था वह लगभग पूरी तरह से भूल गया हूं। आपको यह मानना मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैंने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाने के लिए कि मैं 27 तारीख को विशाल के घर गया था, पूरी तरह से अपनी लिखी डायरियों पर भरोसा किया। आप में सचमुच गजब की मानसिक शक्ति है, दामिनी सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने न तो गुस्सा दिखाया, न ही मुस्कुराहट। आपको मेरी ईमानदारी महसूस हो जानी चाहिए, अंकित ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा। मैं सच बोल रहा हूं। बेशक, केवल इसका एक हिस्सा। दामिनी सेठ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाई, फिर धीरे से कहा, विशाल की एक रिवॉल्वर गायब है। मुझे लगता है मुझे वह यहीं कहीं मिल जानी चाहिए। है ना, श्री अंकित? दरअसल अंकित को आखिरकार समझ आया कि रिवॉल्वर कहां से आई थी। एक विचार उसके मन में कौंधा और उसने तुरंत अंतिम फैसला कर लिया। उसने अपने हाथ आधे उठाए और पीछे हट गया, रास्ता खोल दिया। फिर उसने अपनी थोड़ी से बंद बैग की ओर इशारा किया। बैग के पीछे। उसने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि यह निचला डेक था, क्योंकि ऊपरी डेक के बैग के पीछे कोई भी सामान्य रूप से चीजें नहीं छिपाएगा। मेहमानों के लिए पहली नज़र में यह बहुत स्पष्ट होगा। दामिनी सेठ आगे नहीं बढ़े। उनके मुंह के कोने मुड़े और उन्होंने पूछा, कुछ और जोड़ना है? बिना किसी हिचकिचाहट के अंकित ने जवाब दिया, है। कल जब मैं आधी रात को उठा तो मैंने देखा कि मैं अपनी मेज पर लेटा हूं और मेरे बगल में एक रिवॉल्वर है। कमरे के कोने में एक गोली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आत्महत्या की हो, लेकिन बंदूक का इस्तेमाल करने का अनुभव न होने के कारण, या हो सकता है कि आखिरी पल में मैं बहुत डर गया था। किसी भी तरह गोली से वांछित परिणाम नहीं मिला। मेरा सिर अभी भी अपनी जगह पर है। मैं अब भी जीवित हूं। और तब से मैं कुछ यादें खो चुका हूं, जिसमें 27 तारीख को विशाल के यहां मैंने जो देखा और किया वह शामिल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे सच में याद नहीं है। एक संदिग्ध के रूप में हटा दिए जाने के लिए, अपने आसपास हो रही इन सभी अजीबोगरीब घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए, अंकित ने लगभग सब कुछ बता दिया जो हुआ था, सिवाय आत्मा के आने और बैठक के। इसके अलावा अंकित अपने शब्दों के साथ सावधान था, जिससे हर वाक्य स्वीकार्य हो। जैसे इस तथ्य को उजागर नहीं करना कि गोली उसके दिमाग में लगी थी, बल्कि केवल यह उल्लेख करना कि वांछित परिणाम नहीं मिला और उसका सिर अभी भी अपनी जगह पर है। दूसरों के लिए ये दोनों कथन बिल्कुल एक ही विचार व्यक्त करते लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे जमीन आसमान के अंतर जैसे थे। दामिनी सेठ ने चुपचाप सुना, फिर कहा, यह उससे मेल खाता है जो मैंने अनुमान लगाया था। यह अतीत में हुई इसी तरह की घटनाओं के छिपे हुए तर्क से भी मेल खाता है। बेशक, मुझे नहीं पता कि आप बचने में कैसे कामयाब रहे। मुझे खुशी है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं।
मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे बचा। अंकित ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन दामिनी सेठ ने एक संयोजन फेंक दिया। मेरे आप को मानने से कोई फायदा नहीं है। आप फिलहाल मुख्य संदिग्ध हैं। आपको एक विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि करवानी होगी कि आप वास्तव में भूल गए हैं कि आप किस दौर से गुजरे हैं, या विशाल और नेहा की मौत से आपका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। उन्हें खांसी आई और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। श्री अंकित, मैं आपसे जांच के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने का सहयोग चाहता हूं। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि आपसे संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो इसमें लगभग 2 से 3 दिन लगने चाहिए। विशेषज्ञ यहाँ हैं? अंकित ने खालीपन से पूछा। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इसमें और 2 दिन लगेंगे? वह अपेक्षा से जल्दी आ गई। दामिनी सेठ किनारे हट गए और अंकित को जाने का संकेत दिया। मुझे एक नोट छोड़ने की अनुमति दें, अंकित ने अनुरोध किया। आर्यन अभी भी बाहर था और नैना स्कूल गई थी। वह केवल एक नोट छोड़ सकता था, उन्हें सूचित करने के लिए कि वह विशाल से जुड़ी एक घटना में शामिल था, ताकि वे उसके बारे में चिंता न करें। दामिनी सेठ ने सिर हिलाया, मुश्किल से ध्यान दिया। ठीक है। अंकित मेज पर लौटा। जैसे ही उसने कागज की तलाश की, वह सोचने लगा कि आगे क्या होने वाला है। ईमानदारी से कहूं तो वह विशेषज्ञ से नहीं मिलना चाहता था। आखिरकार उसके पास एक बड़ा रहस्य था। एक ऐसी जगह पर जहां 7 प्रमुख जज थे, इस आधार पर कि सम्राट रोसेल, जिस पर एक पूर्व प्रवासी होने का संदेह था, की हत्या कर दी गई थी। प्रवासन जैसी चीज का मतलब आमतौर पर अदालत जाना और मध्यस्थता में प्रवेश करना था। लेकिन हथियारों, युद्ध कौशल या महाशक्तियों के बिना वह एक पेशेवर पुलिसकर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे भी अधिक, दामिनी सेठ के कुछ अधीनस्थ बाहर अंधेरे में खड़े थे। एक बार जब वे अपनी बंदूकें निकालकर मुझ पर गोली चलाएंगे, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उफ, मैं एक बार में एक कदम उठाऊंगा। अंकित ने नोट छोड़ा, अपनी चाबियां उठाईं और दामिनी सेठ के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। अंधेरे गलियारे के साथ काले और सफेद चेक वाली वर्दी में 4 पुलिसकर्मी जोड़े में बढ़ गए और दोनों तरफ उनकी रखवाली करने लगे। वे बहुत सतर्क थे। टैप टैप टैप। अंकित दामिनी सेठ के साथ साथ चला, जैसे ही वे लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे गए, जो कभी कभी विरोध में चरमराती थीं। अपार्टमेंट के बाहर एक 4 पहियों वाली गाड़ी थी। गाड़ी के किनारे पर 2 क्रॉस की गई तलवारें और एक मुकुट, पुलिस प्रतीक चिन्ह था। उनके आसपास हमेशा की तरह भीड़ और शोरगुल था। चलो ऊपर, दामिनी सेठ ने अंकित को पहले जाने का संकेत दिया। अंकित अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि एक सीप विक्रेता ने अचानक एक ग्राहक को पकड़ लिया और दावा किया कि वह चोर था। दोनों पक्ष जूझने लगे और घोड़ों से प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, जिससे भारी अराजकता पैदा हुई। एक अवसर, अंकित के पास और सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वह आगे झुका और भीड़ की ओर भागा। या तो धक्का देते हुए या चकमा देते हुए, वह सड़क के दूसरे छोर की ओर पागलों की तरह भाग निकला। अभी विशेषज्ञ से न मिलने के लिए वह केवल शहर के बाहर घाट पर जाकर टस्क नदी में एक नाव लेकर और राजधानी बकलुंड भागने की दिशा में आगे बढ़ सकता था। वहां जनसंख्या अधिक थी, जिससे छिपना आसान हो जाता था। बेशक वह एक स्टीम ट्रेन पर भी चढ़ सकता था, निकटतम एनमेट बंदरगाह तक पूर्व की ओर जा सकता था और प्रित्स तक समुद्री मार्ग ले सकता था, फिर बकलुंड की ओर। जल्द ही बाद अंकित एक सड़क पर पहुंचा और लॉ क्रॉस मार्ग पर मुड़ गया। वहां कई गाड़ियां थीं, जिन्हें किराए पर लिया जा सकता था। शहर के बाहर घाट तक। अंकित ने अपना हाथ बाहर निकाला और गाड़ियों में से एक पर चढ़ गया। उसने चीजों को स्पष्ट रूप से सोच लिया था। सबसे पहले उसे अपने पीछे आ रही पुलिस को गुमराह करना था। एक बार जब गाड़ी उनसे उपयुक्त दूरी पर हो जाती, तो वह सीधे कूद जाता। ठीक है। घोड़ागाड़ी चालक ने लगाम को खींचा। क्लॉप क्लॉप क्लॉप। गाड़ी लॉ क्रॉस मार्ग से निकल गई। जैसे ही अंकित गाड़ी से कूदने वाला था, उसने देखा कि वह एक और सड़क में मुड़ गई थी। ये शहर से बाहर नहीं जा रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? अंकित अपने क्षणिक भ्रम में बोल पड़ा। विशाल के घर, घोड़ागाड़ी चालक ने नीरसता से जवाब दिया। क्या? अंकित अवाक था। घोड़ागाड़ी चालक घूम गया, उसकी ठंडी भूरी आंखें सामने आ गईं। ये दामिनी सेठ, भूरे आंखों वाले पुलिसकर्मी थे। तुम? अंकित घबरा गया। सब कुछ अचानक धुंधला हो गया, मानो दुनिया उसके चारों ओर घूम गई हो, जब वह तुरंत सीधा बैठ गया। सीधा बैठ गया। अंकित ने भ्रमित होकर चारों ओर देखा। उसने खिड़की के बाहर गहरे लाल रंग का चांद और कमरा गहरे लाल रंग के घूंघट में ढका हुआ देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने माथे को छुआ। ये सब नम और ठंडा था। ठंडा पसीना। उसकी पीठ बिल्कुल वैसी ही महसूस हो रही थी। यह एक दुर्स्वप्न था। अंकित ने आह भरी। सब ठीक है, सब ठीक है। उसे अजीब लगा। वह अपने सपने में काफी स्पष्ट दिमाग वाला था। वह शांति से सोचने में भी सक्षम था। शांत होने के बाद अंकित ने अपनी जेब घड़ी देखी। ये केवल सुबह के 2 बजे थे। वह चुपचाप बिस्तर से उठा और बाथरूम जाने की योजना बनाई, जहां वह अपना चेहरा धो सकता था और अपने उमड़ते मूत्राशय को खाली कर सकता था। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे गलियारे के साथ चला।
मंद चांदनी के नीचे वह बाथरूम की ओर हल्के से चला। अचानक उसने गलियारे के अंत में खिड़की के बाहर एक आकृति को देखा। वह आकृति एक काली विंडब्रेकर पहने हुई थी, जो कोट से छोटी लेकिन जैकेट से लंबी थी। वह आकृति आंशिक रूप से अंधेरे में छिप गई थी, गहरे लाल रंग की चांदनी में नहा रही थी। वह आकृति धीरे धीरे घूम गई। उसकी आंखें गहरी, भूरी और ठंडी थीं। दामिनी सेठ। धप। अंकित एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पल के लिए वह अनिश्चित था कि वह जाग रहा था या अभी भी अपने सपनों में था। आकृति ने अपनी काली टोपी उतारी और थोड़ा सा झुककर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अपना परिचय फिर से देता हूँ, रात्रिबाज दामिनी सेठ। रात्रिबाज। चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस की बियॉन्डर टीमों में से एक कोड नेम, जिसका उल्लेख न्याय और फांसी पर लटका आदमी ने पहले किया था। अंकित को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने एक संबंध बनाने के बाद विस्मय में कहा, आप सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने अभी मुझे वह सपना दिखाया। रात्रिबाज दामिनी सेठ ने अपनी काली टोपी फिर से पहनी, अपनी थोड़ी ऊंची हेयरलाइन को छिपाते हुए। गहरी भूरी आंखों से उन्होंने कहा, नहीं, मैं केवल आपके सपने में प्रवेश किया और आवश्यक मार्गदर्शन किया। उनकी आवाज़ गहरी और सुखदायक थी। यह मंद रोशनी वाले गलियारे में गूंजती रही, दूसरों के मीठे सपनों को परेशान किए बिना। सपनों में भले ही आपकी आमतौर पर दबी हुई भावनाएं और आपके भीतर के विभिन्न अंधेरे विचार बढ़ जाते हैं, जिससे सब कुछ अराजक, बेतुका और पागल लगता है, वे सभी वास्तविकता में निहित होते हैं, क्योंकि वास्तविकता मौजूद है। मेरे जैसे अनुभवी लोगों के लिए सब कुछ स्पष्ट होता है। एक सचेत आपसे तुलना में मैं आपके सपनों में आपको अधिक मानता हूं। यह कौन सा सामान्य इंसान अपने सपने को नियंत्रित कर सकता है? अगर मैंने पृथ्वी पर किसी चीज का सपना देखा होता, तो क्या दामिनी सेठ ने ध्यान नहीं दिया होता? अंकित उस सपने में जो हुआ उससे स्तब्ध था। फिर भी उसे जल्दी ही यह अजीब लगा। उसे याद था कि वह बहुत शांत और तर्कसंगत था, जानता था कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। सरल शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल भी सपने जैसा महसूस नहीं हुआ। तो दामिनी सेठ ने केवल वही देखा जो मैं उन्हें दिखाना चाहता था। अंकित का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसे समझ की एक झलक मिली। ये प्रवासन से उत्पन्न एक लाभ है, जैसे एक विशेष शरीर और आत्मा होना, या यह उस भाग्य वृद्धि अनुष्ठान का प्रभाव था। तो श्री सेठ, क्या आप मानते हैं कि मैंने वास्तव में अपनी याददाश्त खो दी? अंकित ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और जवाब में पूछा। दामिनी सेठ ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें तीक्ष्णता से देखा। आप वास्तव में घटनाओं के इस क्रम से आश्चर्यचकित नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो बियॉन्डर्स की शक्ति में विश्वास नहीं करेंगे, और वे बल्कि यह मानेंगे कि वे वास्तव में जागे नहीं हैं। अंकित ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया, जैसे ही उसने कहा, शायद मैं हमेशा प्रार्थना कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि ऐसी शक्ति मेरी मदद के लिए होगी। एक दिलचस्प विचार प्रक्रिया। शायद आप केवल भाग्यशाली होने के कारण ही नहीं बचे। दामिनी सेठ ने बिना किसी भावना के सिर हिलाया। अब मैं पुष्टि कर सकता हूं कि घटना के कारण आपने वास्तव में अपनी यादों के कुछ हिस्से खो दिए हैं, खासकर जो इससे संबंधित हैं। तो क्या मैं अब वापस जा सकता हूं? अंकित ने अपने दिल में एक लंबी राहत की सांस ली, जैसे ही उसने जांच की। दामिनी सेठ ने अपनी जेब में एक हाथ रखा और धीरे धीरे अंकित की ओर चले। आसपास का अंधेरा शांत और कोमल हो गया। नहीं, आपको अभी भी मेरे साथ विशेषज्ञ से मिलने जाना होगा, उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? अंकित बोल पड़ा, फिर जोड़ा, क्या आप मेरे सपने के निष्कर्षों पर विश्वास नहीं करते? आप जरूर मजाक कर रहे होंगे। अगर वह विशेषज्ञ सम्मोहन या मन पढ़ने और इस तरह की चीजों में माहिर है, तो क्या मेरा सबसे बड़ा रहस्य उजागर नहीं हो जाएगा? इसके परिणाम कल्पना से परे होंगे। मैं आमतौर पर काफी विनम्र रहता हूं, लेकिन सपनों से संबंधित चीजों के लिए मैं अभी भी आत्मविश्वासी हूं। दामिनी सेठ ने शांति से जवाब दिया, हालांकि महत्वपूर्ण मुख्य मामलों के लिए उनकी फिर से पुष्टि करने में कोई नुकसान नहीं है। साथ ही हमारी विशेषताएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं। शायद वह आपकी कुछ यादों को ठीक करने में मदद कर सकती है। अंकित के जवाब देने का इंतजार किए बिना उनकी आवाज गहरी हो गई। आखिरकार आप उस एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के ठिकाने से जुड़े हुए हैं क्या? अंकित जम गया। दामिनी सेठ उसके सामने रुके, अपनी भूरी आंखों को अंकित की आंखों पर टिकाते हुए कहा, आत्महत्या के स्थल पर चौथे युग की उस नोटबुक का एक भी निशान नहीं था। विशाल मर चुका है, नेहा मर चुकी है, आप ही हमारे एकमात्र सुराग हैं। ठीक है। अंकित एक पल के लिए चुप रहा, फिर सांस छोड़ी। एक गायब नोटबुक। अब ये सचमुच अजीब है। मैंने चौथे युग की उस नोटबुक के ठिकाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? दामिनी सेठ ने हल्के से सिर हिलाया, अंकित के पास से गुजरते हुए कहा, अपना दरवाजा बंद करो और मेरे साथ विशाल के अपार्टमेंट चलो, विशेषज्ञ वहीं हमारा इंतजार कर रही हैं। अंकित ने एक चुपचाप सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे असुविधा महसूस हो रही थी। वह मना करना चाहता था और भागने का इरादा भी था। हालांकि उसे विश्वास था कि उसके सपनों में जो हुआ था, उससे दामिनी सेठ ने निश्चित रूप से अपनी सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया होगा।
और एक सामान्य इंसान और एक बियॉन्डर के बीच ताकत के अंतर के साथ बल का उपयोग करके सफलता की बहुत कम संभावना थी। उसके पास भी एक रिवॉल्वर होगी। उसने रिवॉल्वर का उपयोग करने का अभ्यास भी किया होगा। कई विचार उसके मन में कौंधे और अंततः अंकित ने वास्तविकता को स्वीकार करने का चुनाव किया। ठीक है, मैं केवल एक बार में एक कदम उठा सकता हूं और देख सकता हूं कि चीजें कैसे सामने आती हैं। शायद मेरे सपने में वह चमत्कारी शक्ति फिर से प्रभाव दिखाएगी। तो चलो चलते हैं, दामिनी सेठ ने एक उदासीन लहजे में कहा। अंकित मुड़ा और पीछे चला। 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और कहा, श्री सेठ, मैं पहले बाथरूम का उपयोग करना चाहता हूं। मैं मूल रूप से बाथरूम के लिए बाहर आया था। दामिनी सेठ ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने उसे एक उत्सुक नजर दी और कहा, कोई बात नहीं अंकित, मेरा विश्वास करो, मैं अंधेरी रात में तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधेरी रात में, अंकित ने चुपचाप इस वाक्यांश को दोहराया। उसने भागने का कोई लापरवाह प्रयास नहीं किया और ईमानदारी से खुद को राहत दी। फिर उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। अंकित ने अपने कपड़े बदले और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। कोमल कदमों के साथ अंकित दामिनी सेठ के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चला। ऐसे शांत माहौल में दामिनी सेठ ने अचानक अपना मुंह खोला और बोले, सपने के अंत में आपने भागने की कोशिश क्यों की? आप किस बात से डरे हुए थे? अंकित ने तुरंत एक जवाब सोचा। जैसे ही उसने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने विशाल के यहाँ क्या किया। नहीं, मुझे याद है कि क्या मैं विशाल और नेहा की मौतों में सीधे तौर पर शामिल था। मुझे डर था कि अगर यह वास्तव में मेरा किया हुआ साबित हुआ तो मैं बल्कि जुआ खेलूंगा और भाग जाऊंगा। मैं तब दक्षिणी महाद्वीप में नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, दामिनी सेठ ने इमारत का दरवाजा खोलते हुए कहा, जिससे अंदर की उमस भरी गर्मी को दूर करने के लिए ठंडी आधी रात की हवा अंदर आई। उन्हें अंकित के गाड़ी में भाग जाने का डर नहीं था। ये बिल्कुल वैसी ही थी जिसका अंकित ने सपना देखा था, एक 4 पहियों वाली गाड़ी जिसे एक घोड़े और घोड़ागाड़ी चालक द्वारा खींचा जा रहा था। गाड़ी के किनारे पर उकेरा गया दोहरी क्रॉस की गई तलवारें जो एक मुकुट को क्लस्टर करती थी, पुलिस प्रतीक चिन्ह भी था। अंकित गाड़ी में पीछे चला गया। अंदर एक मोटी कालीन बिछाई गई थी और जगह सुखदायक खुशबू से भरी हुई थी। बैठने के बाद उसने अधिक जानकारी के लिए जांच करने के लिए एक विषय की तलाश की। श्री सेठ, क्या होगा, और मेरा मतलब है अगर विशेषज्ञ ये पुष्टि करती है कि मैं वास्तव में अपनी यादों का एक हिस्सा भूल गया हूं, और यह कि कोई अन्य सबूत नहीं है जो मुझे अपराधी या पीड़ित होने की ओर इशारा करता हो, तो क्या ये खत्म हो जाएगा? सिद्धांत रूप में, हाँ। हम अन्य माध्यमों से नोटबुक की तलाश करने की कोशिश करेंगे। जब तक यह मौजूद है, इसे पाया जा सकता है। बेशक, इससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप शापित नहीं हैं या आप पर दुरात्माओं की कोई गंध नहीं है और कोई संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने शेष जीवन को शांतिपूर्वक और स्वस्थ रूप से गले लगा सकें। दामिनी सेठ के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक बल्कि असामान्य मुस्कान। अंकित ने इस बिंदु को तीक्ष्णता से पकड़ा और तुरंत पूछा, सिद्धांत रूप में? हाँ, केवल सिद्धांत रूप में। काम के इस क्षेत्र में हमेशा मुड़े हुए, अपरंपरागत और अकथनीय चीजें होती रहती हैं। दामिनी सेठ ने अंकित की आंखों में देखा और कहा, उनका जारी रहना या अंत होना वह नहीं है जिसे हम कभी कभी पूर्वानुमान या नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंकित को वास्तव में एक पल के लिए डर महसूस हुआ। गाड़ी लगभग खाली सड़क पर तेजी से गुजरी। दामिनी सेठ ने अपनी तंबाकू पाइप निकाली और उसे सूंघा, ये कहते हुए, जब हम मानते हैं कि चीजें खत्म हो गई हैं, सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो यह एक भयानक, ठंडा करने वाले तरीके से फिर से सामने आ जाएगा। कुछ साल पहले हमने एक बुराई पंथ से संबंधित एक मामले को संभाला था। उन्होंने एक बुराई देवता को खुश करने के लिए अनुयायियों को आत्महत्या करने के लिए जीवित बलिदान दिया था। जब अनुयायियों में से एक को चुना गया तो उसकी जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति ने उसकी मूर्खता, मुड़े हुए विश्वासों और साइकेडेलिक दवाओं पर विजय प्राप्त की। वह चुपके से भाग गया और पुलिस को सूचना दी। मामला हमें सौंप दिया गया था। यह एक बहुत छोटा मिशन था, क्योंकि उस पंथ में कोई बियॉन्डर्स नहीं थे। जिस देवता की वे पूजा करते थे, वह वास्तव में उनके नेता द्वारा केवल पैसे और संतुष्टि के लिए यादृच्छिक रूप से सोचा गया था। वहां मानवता खो गई थी। हमने केवल 2 सदस्यों का उपयोग किया, पुलिस के समर्थन के साथ, इस पंथ को दबाने के लिए। कोई भी बच नहीं पाया। उस विस्लब्लोअर के लिए हमने ये भी पुष्टि की कि उस पर कोई लिंगरिंग राक्षसी गंध नहीं बची थी। वह शापित नहीं था और किसी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं था। उसे कोई व्यक्तित्व समस्या या कोई अन्य अनियमितता नहीं थी, कुछ भी नहीं। बाद में उसे अपने करियर में एक अच्छा प्रमोशन मिला, एक बहुत अच्छी पत्नी से शादी की, एक बेटा और एक बेटी हुई। उसका अंधेरा अतीत उससे दूर लग रहा था। आतंक और रक्तपात पूरी तरह से गायब हो गया था।
इस बिंदु पर दामिनी सेठ ने एक हंसी निकाली और कहा, फिर भी इस साल मार्च में अच्छी वित्तीय स्वास्थ्य में होने और एक प्यारी पत्नी और प्यारे बच्चों के बावजूद उसने अपने ही कार्यालय में खुद को गला घोंटकर मार डाला। गाड़ी की खिड़की के बाहर गहरे लाल रंग की चांदनी दामिनी सेठ पर चमक रही थी। उस पल उनकी प्रतीत होने वाली आत्मतिरस्कारपूर्ण मुस्कान ने अंकित को अवर्णनीय रूप से भयभीत महसूस कराया। खुद को गला घोंटकर मार डाला। अंकित ने चुपचाप ठंडी हवा की एक सांस ली, मानो अपनी ही त्रासद अंत देख रहा हो। भले ही मैं एक बार इससे बच गया, ये सिर्फ अस्थायी हो सकता है। क्या इसे पूरी तरह से हल करने का कोई तरीका है? इससे लड़ने के लिए बियॉन्ड अ बनूं। गाड़ी फिर से शांत हो गई। अनगिनत विचार अंकित के मन में उमड़ पड़े। एक अजीब चुप्पी के तहत गाड़ी उच्च गति पर लंबे समय तक यात्रा करती रही। जैसे ही अंकित ने दामिनी सेठ से किसी भी समाधान के लिए परामर्श करने का मन बना लिया, गाड़ी रुक गई। श्री सेठ, हम विशाल के अपार्टमेंट पहुंच गए हैं। घोड़ागाड़ी चालक की आवाज सुनाई दी। चलो नीचे उतरते हैं। दामिनी सेठ ने अपने काले कोट को सीधा किया, जो उनके घुटनों तक पहुंचता था। ओह, मुझे पहले ही परिचय कराने दें। विशेषज्ञ का आधिकारिक भेष अफवाह प्रांत की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक माध्यम है। अंकित ने अपने अन्य विचारों को दबा दिया और उत्सुकता से पूछा, तो उनकी वास्तविक पहचान क्या है? दामिनी सेठ ने अपना आधा शरीर घुमाया और अपना सिर पीछे घुमाया। अपनी गूढ़ भूरी आंखों से उन्होंने कहा, एक सच्ची आध्यात्मिक माध्यम। एक सच्ची माध्यम। अंकित ने इस विवरण को मन ही मन दोहराया और फिर से नहीं बोला। वह दामिनी सेठ के पीछे गाड़ी से नीचे उतर गया। तीरथ नगर में विशाल का स्थान एक बागीचे वाला अलग घर था। खोखले धातु के फाटकों के बाहर की सड़क से एक साथ 4 गाड़ियां गुजर सकती थीं। सड़क के किनारे हर 50 मीटर पर स्ट्रीट लैंप लगे थे। वे अंकित ने अपने पिछले जीवन में देखे थे, उनसे अलग दिखते थे। वे गैस लैंप थे और हर लैंप की ऊंचाई एक वयस्क पुरुष की लगभग उतनी थी कि लैंप को जलाना सुविधाजनक हो। काला धातु कांच से कसकर दबा हुआ था, एक चेकेड पैटर्न बना रहा था। शास्त्रीय कागज लालटेन जैसी कलाकृतियां फेंक रहा था। ठंडक और गर्मी आपस में गुंथी हुई थी, जबकि अंधेरा और प्रकाश सह अस्तित्व में थे। सूर्यास्त की किरणों से ढके रास्ते के साथ चलते हुए अंकित और दामिनी सेठ खुले धातु के फाटक से विशाल के किराए के स्थान में प्रवेश कर गए। मुख्य प्रवेश द्वार का सामना करते हुए एक सीमेंटेड सड़क थी, जो सीधे 2 मंजिला बंगले तक जाती थी। 2 गाड़ियां एक साथ जा सकती थीं। बाईं ओर एक बागीचा और दाईं ओर एक लॉन था। फूलों से सुखद हल्की खुशबू ताज़ी घास की ठंडी सुगंध के साथ मिल गई, जिससे किसी को खुश और आराम महसूस होता था। जैसे ही उसने कदम रखा, अंकित कांप गया और चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि बागीचे में, लॉन में कहीं, छत पर, झूले के पीछे, किसी अंधेरे कोने में आंखों के जोड़े उसे देख रहे थे। यहाँ स्पष्ट रूप से कोई नहीं था, फिर भी अंकित को ऐसा लगा जैसे वह एक भीड़ भरी सड़क पर है। यह अजीब विरोध, यह अजीब भावना उसे तनावग्रस्त कर दिया। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कुछ गलत है। वह दामिनी सेठ से मदद के लिए अनजाने में बोल पड़ा। दामिनी सेठ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जैसे ही वे उसके बगल में चले और शांति से जवाब दिया, बस उन्हें नजरअंदाज करो। चूंकि रात्रबाज ने ऐसा कहा था, अंकित ने पीछा किए जाने, जासूसी किए जाने और देखे जाने के बावजूद अपराधी को नोटिस न कर पाने की ठंडी भावना को सहन किया। कदम दर कदम वह बंगले के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। अगर यह और देर तक चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे ही दामिनी सेठ ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अंकित ने जल्दी से घूमकर देखा। फूल हवा में झूल रहे थे, कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। अंदर आइए, सज्जनों। घर के अंदर से एक प्रतीत होने वाली अलौकिक आवाज आई। दामिनी सेठ ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, दरवाजा खोल दिया और सोफे पर बैठी एक महिला से कहा, दिया, कोई परिणाम? बैठक कक्ष में झूमर जला नहीं था। चमड़े के सोफे का एक सेट एक संगमरमर की कॉफी टेबल को घेरे हुए था। मेज पर एक जली हुई मोमबत्ती थी, लेकिन रोशनी एक कोबाल्ट नीली चमक उत्सर्जित कर रही थी। इसने आधे बंद बैठक कक्ष, भोजन कक्ष और रसोई को एक अजीब, डरावने रंग में ढक दिया। सोफे के बीच में नीली आईशैडो और ब्लश पहने हुए एक महिला बैठी थी, जो एक हुड वाली काली चोंगा पहने हुई थी। उसकी कलाई के चारों ओर एक लटकता हुआ सफेद क्रिस्टल लटकन वाला एक खुला चांदी का कंगन पहना गया था। उसे पहली नजर में अंकित को एक अस्पष्ट भावना हुई। वह बिल्कुल एक वास्तविक माध्यम की तरह कपड़े पहने हुए थी। क्या वह खुद को स्टीरियोटाइप कर रही थी? दिया, उस असामान्य सुंदरता वाली माध्यम ने अपनी चमकीली पन्ना आंखों से अंकित को एक त्वरित नजर दी। उसने एक सिंगल आर्मचेयर की ओर इशारा किया और कहा, कृपया बैठ जाए। धन्यवाद। अंकित ने सिर हिलाया, कुछ कदम चला और आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। क्या मैं बचूंगा? क्या मैं सफलतापूर्वक इससे बाहर निकल पाऊंगा या मेरे रहस्य उजागर होंगे? ये सब आगे क्या होता है, इस पर निर्भर करेगा। और जिस चीज ने उसे सबसे अधिक असहाय महसूस कराया, वह ये थी कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह केवल अपनी सहज विशिष्टता पर अपनी उम्मीदें रख सकता था। ये भावना वास्तव में खराब है।
अंकित ने कड़वाहट से सोचा। इसके बाद दामिनी सेठ अंकित के विपरीत 2 सीटों वाले सोफे पर बैठ गए। दिया ने अपनी कमर की थैली से 2 अंगूठे के आकार की कांच की बोतलें निकालीं। उसकी पन्ना आंखों ने अंकित पर मुस्कुराया जैसे ही उसने कहा, मुझे यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। आखिरकार आप एक दुश्मन नहीं हैं, मैं आपके साथ कठोर व्यवहार नहीं कर सकती। इससे आप असहज महसूस कर सकते हैं या आपको दर्द हो सकता है। यह आप पर कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी छोड़ सकता है। मैं आपको कुछ सुगंध दूंगी जिससे आपको कोमल और चिकना महसूस होगा, जो आपको थोड़ा थोड़ा करके ढीला छोड़ देगा ताकि आप उन भावनाओं में वास्तव में लिप्त हो सकें। ये गलत लग रहा था। अंकित चौंक गया जैसे ही उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके पार बैठे दामिनी सेठ हंसे और कहा, अजीब मत बनो। हम लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के चर्च के साथियों से अलग हैं। यहाँ महिलाएं भी पुरुषों को मौखिक रूप से चिढ़ा सकती हैं। इस संबंध में आपको समझने में सक्षम होना चाहिए। आपकी माँ देवी की एक धर्मनिष्ठ विश्वासी थी। आप और आपके भाई चर्च में रविवार स्कूल में जाया करते थे। मैं समझता हूँ। ये सिर्फ इतना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी ऐसी अंकित ने इशारा किया क्योंकि उसे सही शब्द नहीं मिले। वह लगभग अनुभवी चालक एक के सीधे अनुवाद को बोल पड़ा था। दामिनी सेठ ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर किया और कहा, चिंता मत करो। वास्तव में दिया शायद ही कभी ऐसा करती है। वह बस आपको शांत करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करना चाहती है। वह पुरुषों की तुलना में लाशों को अधिक पसंद करती है। तुम मुझे विकृत बताते हो, दिया ने एक मुस्कान के साथ बीच में टोक दिया। उसने छोटी बोतलों में से एक खोली और चमकीली नीली मोमबत्ती की लौ पर कुछ बूंदें टपकाईं। रात की वैनिला, निद्रा का फूल और कैमोमाइल सभी को आसवित और निकाला गया है ताकि यह सुगंधित फूलों का सार बन सके। मैं इसे अमथा कहती हूँ, इसका मतलब हर्मीज भाषा में शांति है। इसकी खुशबू वास्तव में अद्भुत है। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाई, फूलों के सार को वाष्पित कर दिया और कमरे को उसकी खुशबू से भर दिया। एक खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू अंकित की नाक में घुस गई। उसे अब तनावग्रस्त महसूस नहीं हुआ। वह तुरंत शांत हो गया, मानो वह शांत रात के अंधेरे में टकटकी लगाए देख रहा हो। इस बोतल को आत्मा की आंख कहा जाता है। ड्रैगो और चिनार के पेड़ों की छाल और पत्तियों को 7 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है और 3 बार काढ़ा बनाया जाता है। फिर उन्हें लांटी वाइन में डुबोया जाता है। बेशक हम इसमें शामिल होने के दौरान कई जादूटोना करेंगे। जैसे ही दिया ने तरल पदार्थ का वर्णन किया, अंबर पदार्थ कोबाल्ट नीली मोमबत्ती की लौ पर टपक गया। सुगंधित वाइन की अलौकिक गंध सूंघने पर अंकित ने देखा कि मोमबत्ती की लौ जंगली रूप से नाच रही थी। दिया के नीली आईशैडो और ब्लश की चमक अजीब तरह से चमक उठी, इस हद तक कि उसे दोहरा दिखाई दिया। यह माध्यम के लिए एक महान सहायक हाथ है। यह एक फूलों का सार भी है जो पर्याप्त रूप से मंत्रमुग्ध करने वाला है। जैसे ही दिया लगातार समझा रही थी, अंकित को ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज चारों ओर से आ रही है। हक्का बक्का अंकित ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सब कुछ झूल रहा था और धुंधला था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोहरे की परतों से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि उसका शरीर भी झूल रहा था जैसे ही वह चरणबद्ध तरीके से दूर हो गया, इससे पहले कि वह तैरने लगा और फिर अपना संतुलन खो दिया। रंग एक प्रभाववादी पेंटिंग की तरह मिल गए। लाल अधिक लाल थे, नीले अधिक नीले थे और काले अधिक काले थे, सामान्य से अधिक परिभाषित दिखाई दे रहे थे। ये सपनों भरा और धुंधला था। आसपास से अलग अलग फुसफुसाहटें आईं, मानो सैकड़ों और हजारों लोग जो देखे नहीं जा सकते थे, बहस कर रहे थे। यह मुझे पहले किए गए भाग्य वृद्धि अनुष्ठान के समान महसूस होता है, लेकिन उस तरह के पागलपन के बिना जो आपके सिर को विस्फोट जैसा महसूस कराता है। अंकित ने चारों ओर देखा और सवाल करते हुए सोचा। इस क्षण उसकी दृष्टि पन्ना की तरह क्रिस्टल स्पष्ट आंखों के एक जोड़े पर टिकी हुई थी। एक धुंधले सोफे पर दिया एक काली चोंगा पहने बैठी थी। अजीब तरह से उसकी टकटकी अंकित के सिर के सिरे पर केंद्रित थी। उसने मुस्कुराया और एक कोमल आवाज में कहा, मुझे अपना परिचय ठीक से देने दें। मैं आध्यात्मिक माध्यम दिया हूँ। मैं अभी भी तर्कसंगत विचार रख सकता हूँ। ये तब की तरह है जब मैं उस भाग्य वृद्धि अनुष्ठान और उस बैठक में था। यह विचार अंकित के दिमाग में आया जैसे ही उसने जानबूझकर गड़बड़ाया और कहा, नमस्ते। मनुष्यों की मानसिक दुनिया अत्यधिक विशाल है। मन के भीतर कई रहस्य छिपे हुए हैं। महासागर को देखो, हम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह सब सतही स्तर पर है। लेकिन वास्तविकता में महासागर के गहरे में एक बड़ा अनदेखा हिस्सा है। द्वीपों के अलावा पूरा महासागर है। वहाँ असीम आकाश है जो आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीक है। आप अपने शरीर की आत्मा हैं। आप न केवल ऊपर के द्वीपों के बारे में जानते हैं, बल्कि आप समुद्र के नीचे छिपी हुई चीज़ों के साथ साथ पूरे महासागर के बारे में भी जानते हैं। जो कुछ भी मौजूद है वह कुछ निशान छोड़ जाता है। द्वीपों की सतही यादें मिटा दी जा सकती हैं, लेकिन समुद्र के नीचे और पूरे महासागर में जो बचा है उसमें निश्चित रूप से एक संबंधित प्रक्षेपण बचा होगा।
दिया आगे बढ़ती रही, अंकित को मोहित करती रही। अस्पष्ट आसपास की हवाओं और छायाओं ने समान रूप ले लिया। यह ऐसा था मानो अंकित की आत्मा पूरी तरह से एक महासागर के रूप में उजागर हो गई थी, उसके खोज और खोजने का इंतजार कर रही थी। अंकित ने धैर्यपूर्वक देखा, जैसे ही उसने कभी कभी महासागर को मंथन किया। फिर एक हल्की आवाज में उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूं। उसने अपनी पीड़ा को ठीक स्तर पर व्यक्त किया। दिया ने उसे एक बार फिर से मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट दिमाग वाला अंकित अप्रभावित रहा। ठीक है, हम यहीं समाप्त करेंगे, आप जा सकते हैं। जाओ, जाओ, हल्की आवाज बनी रही और दिया गायब हो गई। हवा और छाया शांत होने लगी, जैसे ही अलौकिक गंध और सुगंधित वाइन की सूक्ष्म गंध फिर से अधिक विशिष्ट हो गई। रंग अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए और धुंधली भावना अब आसपास नहीं थी। अंकित का शरीर कांप उठा और उसने अपना संतुलन फिर से पाया। उसने अपनी आंखें खोलीं, जिन्हें बंद करने की उसे कोई याद नहीं थी, और देखा कि चमकीली नीली लौ वाली मोमबत्ती अभी भी उसके सामने थी। दामिनी सेठ अभी भी सोफे पर आराम से आराम कर रहे थे। हुड वाली काली चोंगा वाली दिया के लिए भी वही था। तुमने उस बुराई पागल लोगों के समूह मनोविज्ञान रसायनज्ञों से संबंधित सिद्धांत का उपयोग क्यों किया? दामिनी सेठ ने अपनी भौहें चढ़ाईं और दिया को घूर कर देखा। जैसे ही दिया ने 2 छोटी बोतलें दूर रखी, उसने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह काफी सटीक है। कम से कम यह उन कुछ चीजों से मेल खाता है जिनके साथ मैंने पहले संपर्क किया है। दामिनी सेठ के जवाब का इंतजार किए बिना दिया ने कंधे उचकाए और कहा, इस मुश्किल साथी ने एक भी निशान नहीं छोड़ा। ये सुनकर अंकित ने राहत की एक बड़ी सांस ली। दिखावटी ढंग से उसने पूछा, ओह, ये खत्म हो गया? क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बस एक झपकी ली हो। वह एक पास था, है ना? शुक्र है, मेरे पास भाग्य वृद्धि अनुष्ठान एक रिहर्सल के रूप में था। बस इसे ऐसा ही मान लो। दामिनी सेठ ने उसे बीच में टोक दिया और दिया की ओर देखा। क्या आपने विशाल और नेहा के शवों की जांच की है? लाशें हमें आपकी कल्पना से कहीं अधिक बता सकती हैं। यह अफसोस की बात है कि विशाल और नेहा ने वास्तव में आत्महत्या की थी। इसलिए जिस बल ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, उससे डरने की जरूरत है। एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा गया था। दिया खड़ी हो गई और मोमबत्ती की ओर इशारा किया। मुझे कुछ आराम चाहिए। कोबाल्ट नीली चमक गायब हो गई और घर तुरंत गहरे लाल रंग की एक धुंधली छाया से जलमग्न हो गया। बधाई हो, अब आप घर लौट सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस घटना को अपने प्रियजनों को प्रकट न करें। आपको ये वादा करना होगा। दामिनी सेठ ने अंकित को दरवाजे तक ले जाते हुए कहा। आश्चर्यचकित अंकित ने पूछा, क्या शाप या बुरी आत्माओं द्वारा छोड़े गए निशानों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है? दिया ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दामिनी सेठ ने सरलता से जवाब दिया। अंकित शांत हो गया। जैसे ही उसके पिछले चिंताओं का विचार मन में आया, उसने जल्दी से पूछा, मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूं कि मैं अब से परेशानी से मुक्त रहूंगा? कोई चिंता नहीं। दामिनी सेठ ने अपने होंठ मरोड़े और कहा, अतीत में इसी तरह की घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर घटना के 80% बचे हुए लोग किसी भी भयानक दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं करते हैं। हाँ, यह मेरे जानने के आधार पर है। लगभग, कम या ज्यादा, तो उन गरीब आत्माओं का अभी भी एक पांचवां हिस्सा है। अंकित ने अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। तब आप नागरिक कर्मचारी के रूप में हमसे जुड़ने पर विचार कर सकते हैं। इस तरह, भले ही कोई पूर्ववर्ती हो, हम इसे समय पर खोज सकते हैं। दामिनी सेठ ने लापरवाही से गाड़ी के पास आते हुए कहा। या बस एक बियॉन्डर बन जाओ। आखिरकार, हम धाइयां नहीं हैं। हम आपको पूरे दिन लाड़ नहीं कर सकते हैं और यहाँ तक कि यह भी देख सकते हैं कि आप महिलाओं के साथ क्या करते हैं। क्या मैं कर सकता हूँ? अंकित ने कथन पर सवाल किया। बेशक, उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार, रात्रिबाज का हिस्सा बनना और बियॉन्डर्स की शक्ति प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता था? वह बियॉन्डर्स की शक्ति थी। दामिनी सेठ रुके और अपना सिर किनारे घुमाया ताकि वह उसे देख सके। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ये निर्भर करता है। क्या? उनके शब्दों में परिवर्तन ने अंकित को हैरान कर दिया। अंकित गाड़ी के बगल में खाली टकटकी लगाए खड़ा रहा, इससे पहले कि वह जवाब देता, वास्तव में? आप किससे मजाक कर रहे हैं? क्या बियॉन्डर बनना इतना आसान है? दामिनी सेठ हल्के से हंसे, उनकी भूरी आंखें गाड़ी की छाया में छिपी हुई थीं। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, है ना? वास्तव में, जब आप एक रात्रिबाज बनते हैं, तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता। भले ही हम अब इसके बारे में बात न करें, एक और मुद्दा है। सबसे पहले, आप पुजारी वर्ग के सदस्य नहीं हैं, नहीं एक भक्त हैं। आप जो चाहें चुन नहीं सकते या सबसे सुरक्षित दृष्टिकोण नहीं चुन सकते। और दूसरी बात, दामिनी सेठ ने हैंडल को पकड़ा और गाड़ी पर छलांग लगाई जैसे ही वे आगे बढ़े। जिन मामलों से हम आदेशित दंडक, मशीनरी हाइमाइंड और अन्य न्यायपालिका वार्षिक रूप से निपटना होता है, उनमें से चौथाई उन बियॉन्डर्स का परिणाम थे जिन्होंने नियंत्रण खो दिया।
एक चौथाई नियंत्रण खो चुके बियॉन्डर्स। अंकित हक्का बक्का था। तभी दामिनी सेठ थोड़ा मुड़े। उनकी भूरी आंखें गहरी थीं। मुस्कान के कोई संकेत नहीं थे। उन्होंने जारी रखा, और उन एक चौथाई मामलों में उनमें से एक बड़ी संख्या हमारे साथी हैं। अंकित के दिल में उथल पुथल भरी भावनाओं की एक लहर उठी जब उसने दामिनी सेठ को सुना। सहज रूप से उसने कहा, क्यों? बियॉन्डर्स के गंभीर छिपे हुए खतरे हैं। इतना कि चर्च की आंतरिक न्यायपालिका और बियॉन्डर्स, जो विचित्र घटना से निपटते थे, भी समस्याओं के शिकार हैं। दामिनी सेठ गाड़ी में कदम रखा और अपनी सीट पर वापस बैठ गए। उनकी अभिव्यक्ति और लहजा वही रहा। ये वह नहीं है जिसे आपको समझने की जरूरत है। न ही यह वह है जिसे आप समझ सकते हैं, जब तक कि आप हम में से एक नहीं बन जाते। अंकित एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जिसके बाद वह बैठ गया और एक ऐसे लहजे में सवाल किया जो आधा संदेहास्पद और आधा मजाकिया था। अगर मैं नहीं समझता, तो मेरे लिए शामिल होने का फैसला करना कैसे संभव है? और शामिल न होने का मतलब होगा कि अंकित नहीं समझ सकता। यह एक रोधक में समाप्त हो जाएगा। दामिनी सेठ ने पाइप को एक बार फिर से निकाला, इसे अपनी नाक के खिलाफ रखा, और एक गंध ली। शायद आपने गलत समझा, एक नागरिक कर्मचारी भी हम में से एक है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं आपका एक नागरिक कर्मचारी बन जाता हूं, मैं प्रासंगिक रहस्य समझने, बियॉन्डर्स को पीड़ित करने वाले छिपे हुए खतरों का पता लगाने, और जिन खतरों का सामना किया जा सकता है, साथ ही यह विचार करने में सक्षम हो जाऊंगा कि क्या मैं बाद में एक बियॉन्डर बनना चाहता हूं। अंकित ने अपने विचारों को पुनर्गठित किया और दामिनी सेठ ने जो साझा किया था उसे पुनः बताया। दामिनी सेठ मुस्कुराए और कहा, हाँ, ऐसा ही मामला है, सिवाय एक बिंदु के। आप केवल इसलिए एक बियॉन्डर नहीं बन सकते कि आप चाहते हैं, क्योंकि हर चर्च इस पहलू में समान रूप से सख्त होगा। यह अजीब होगा अगर चर्च सख्त नहीं होते। अंकित ने चुपचाप व्यंग्य किया, जैसे ही उसने एक अधिक तीव्र लहजे के साथ मजबूत शारीरिक भाषा के साथ जोड़ा, नागरिक कर्मचारियों के बारे में क्या? ये भी काफी सख्त होना चाहिए, है ना? अगर यह आप हैं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दामिनी सेठ ने आंशिक रूप से ढके पलकों के साथ कहा, जैसे ही उन्होंने आंशिक रूप से आराम से चेहरे के साथ पाइप को सूंघा। हालांकि उन्होंने इसे जलाया नहीं। क्यों? अंकित ने पूछा, क्योंकि वह एक बार फिर से संदेह से जकड़ा हुआ था। साथ ही उसने मन ही मन मजाक किया। तो मेरा विशिष्टता और एक प्रवासी के रूप में हेलो रात में जुगनू की तरह हैं, हमेशा इतने उज्ज्वल और उत्कृष्ट। दामिनी सेठ ने अपनी आंशिक रूप से ढकी पलकें खोलीं, उनकी चांदी के रंग की आंखें पहले जैसी ही शांति को दर्शाती थीं। सबसे पहले, आप ऐसी स्थिति में हमारी मदद के बिना बचने में कामयाब रहे। कुछ असाधारण गुण दूसरों में मौजूद नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, भाग्य। भाग्यशाली लोगों का अक्सर स्वागत किया जाता है। ये देखकर कि अंकित की अभिव्यक्ति खाली हो गई थी, दामिनी सेठ हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, इसे एक हास्यपूर्ण कथन के रूप में मानो। दूसरा, आप कोई विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग के स्नातक हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें सख्ती से जरूरत है। हालांकि लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स के एक विश्वासी ल्यूमी महिलाओं को इस तरह से समझते हैं जो घृणित है। समाज, मानविकी, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में उनके विचार तेज रहते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि प्रतिस्पर्धी लाभ और सकारात्मक विकास बनाए रखने के लिए प्रतिभाएं कुंजी हैं, एक बिंदु जिससे मैं बहुत सहमत हूं। ये देखते हुए कि अंकित अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ रहा था, दामिनी सेठ ने सहज रूप से समझाया, आपको कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए कि हम अक्सर चौथे युग या उससे पहले के दस्तावेजों और वस्तुओं का सामना करते हैं। कई पंथों और विधर्मियों ने इन चीजों से शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की है। कभी कभी वे स्वयं अजीब और भयानक चीजों को जन्म दे सकते हैं। विशेष क्षेत्रों में बियॉन्डर्स को छोड़कर हम में से अधिकांश अपनी पढ़ाई के साथ अच्छे नहीं हैं, या उस उम्र को पार कर चुके हैं। ऐसा कहने के बाद दामिनी सेठ ने अपने सिर की ओर इशारा किया, और उनके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, मानो वह खुद का मजाक उड़ा रहे हों। फिर उन्होंने कहा, वह सूखा उबाऊ ज्ञान हमेशा हमें सुला देता है। यहाँ तक कि स्लीपलेस भी मदद नहीं कर सकते। अतीत में हम इतिहासकारों या पुरातत्वविदों के साथ सहयोग करते थे, लेकिन इससे रहस्यों को उजागर करने का जोखिम पैदा हुआ, और इन अन्यथा असंबंधित प्रोफेसरों और सहयोगी प्रोफेसरों पर दुर्घटनाएं हो सकती थीं। इस प्रकार हमारे रैंकों में एक पेशेवर का जोड़ इनकार करना मुश्किल है। अंकित ने हल्के से सिर हिलाया और दामिनी सेठ के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। अपने विचारों के साथ हर जगह उसने पूछा, फिर आप सीधे ओम एक क्यों नहीं पालते? दामिनी सेठ ने जारी रखा, यह मुझे तीसरे बिंदु पर लाता है, जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है। आप पहले ही एक समान परीक्षा से गुजर चुके हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करना गोपनीयता खंड का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरों को विकसित करने के संबंध में अगर यह विफल होता है, तो मैं जोखिम की जिम्मेदारी लूंगा। हमारी टीम के अधिकांश सदस्य, हमारे नागरिक कर्मचारी, चर्च के भीतर से आते हैं। अंकित के चुपचाप सुनने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, आप गोपनीयता बनाए रखने के बारे में इतने सख्त क्यों हैं?
क्या सार्वजनिक रूप से अधिक लोगों तक खबर फैलाने और जागरूकता बढ़ाने से समान गलती होने की संभावना कम नहीं होगी? सबसे बड़ा डर अज्ञात के डर से आता है। हम अज्ञात को ज्ञात बना सकते हैं। नहीं, मानवता की मूर्खता आपकी कल्पना से परे है। ये वास्तव में अधिक लोगों को इन कृत्यों का अनुकरण करने की ओर ले जाता है, अधिक अराजकता और अधिक गंभीर घटनाओं का निर्माण करता है। दामिनी सेठ ने सिर हिलाया और जवाब दिया। अंकित ने ज्ञानोदय में जवाब देते हुए स्वीकार किया, एकमात्र सबक जो मनुष्य इतिहास से सीख सकते हैं वह यह है कि मनुष्य इतिहास से कोई सबक नहीं सीखते हैं और वे हमेशा समान त्रासदियों को दोहराते रहते हैं। सम्राट रोसेल का वह प्रसिद्ध उद्धरण वास्तव में बहुत दार्शनिक अर्थों से भरा हुआ है। दामिनी सेठ सहमत हुए। सम्राट रोसेल ने कहा था, इस प्रवासी वरिष्ठ ने वास्तव में देर से आने वालों को ढोंग करने का कोई मौका नहीं दिया। अंकित को नहीं पता था कि दामिनी सेठ के शब्दों पर कैसे अनुसरण करना है। दामिनी सेठ ने अपना सिर घुमाया और घोड़ागाड़ी के बाहर घूर कर देखा। स्ट्रीट लैंप की मंद पीली रोशनी ने सभ्यता की भव्यता को आपस में गूंथ दिया। प्रमुख चर्चों की न्यायपालिका के भीतर एक समान प्रवचन है। ये सख्त गोपनीयता और साधारण लोगों को जानने से निषेध का मुख्य कारण हो सकता है। वह क्या है? अंकित ने पूछा, क्योंकि उसकी रुचि जागृत हो गई थी। वह खुश था कि वह रहस्यों पर जासूसी कर रहा था। दामिनी सेठ ने अपना सिर घुमाया, उनके चेहरे की मांसपेशियां इतनी हल्की सी खींची कि यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। विश्वास और भय परेशानियां लाते हैं। अधिक विश्वास और अधिक भय अधिक परेशानियां लाते हैं, जब तक कि सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। ऐसा कहने के बाद दामिनी सेठ ने हस्ताक्षर किए। देवताओं से आशीर्वाद और मदद के लिए प्रार्थना करने के अलावा मनुष्य अपनी वास्तविक प्रमुख समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। विश्वास और भय परेशानियां लाते हैं। अधिक विश्वास और अधिक भय अधिक परेशानियां लाते हैं। अंकित ने चुपचाप पाठ किया, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसके बाद अनिश्चितता का डर आया, जो अज्ञात से आया था। यह बाहर की स्ट्रीट लाइटों द्वारा बनाई गई अंधेरी छाया की तरह था। रोशनी के बिना अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो कठोर दिखने वाली आंखों के जोड़े और चौड़े खुले मुंह थे। जैसे ही घोड़ा जोरदार और फुर्तीला ढंग से सरपट भागा, जबकि घोड़ागाड़ी के पहिए आगे बढ़े, लौह क्रॉस मार्ग दिखाई दिया। दामिनी सेठ ने अचानक चुप्पी तोड़ी और औपचारिक रूप से अंकित को आमंत्रित किया। क्या आप एक नागरिक कर्मचारी के रूप में हमसे जुड़ना चाहेंगे? अंकित के मन में कई विचार उभरे, जिससे वह निर्णायक हो गया। उसने विचार किया और पूछा, क्या मुझे विचार करने के लिए कुछ समय मिल सकता है? चूंकि इस मामले के गंभीर निहितार्थ थे, वह जल्दी और लापरवाही से फैसला नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, बस मुझे रविवार से पहले एक जवाब दें। दामिनी सेठ ने सिर हिलाया और जोड़ा। बेशक, इस बात को गोपनीय रखना याद रखें और विशाल से संबंधित जानकारी किसी को प्रकट न करें, जिसमें आपके भाई और बहन शामिल हैं। एक बार इसका उल्लंघन होने पर यह न केवल उन्हें परेशानी लाएगा, बल्कि आपको एक विशेष अदालत में भी शामिल होना पड़ सकता है। ठीक है, अंकित ने गंभीरता से जवाब दिया। गाड़ी एक बार फिर से शांत हो गई। ये देखकर कि वे लौह क्रॉस मार्ग के करीब आ रहे थे और वह लगभग घर पहुंच रहा था, अंकित को अचानक एक सवाल याद आया। उसने कुछ सेकंड के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वह पूछता, श्री सेठ, नागरिक कर्मचारियों को किस तरह का वेतन और लाभ मिलते हैं? यह एक गंभीर सवाल था। एक पल के लिए हैरान, दामिनी सेठ तुरंत मुस्कुराए और जवाब दिया, आपको इस मुद्दे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे फंड चर्च और पुलिस विभाग द्वारा गारंटीकृत हैं। नए पंजीकृत नागरिक कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक वेतन 2 पाउंड और 10 सोली पर रखा गया है। जोखिम और गोपनीयता के लिए मुआवजे के रूप में एक अतिरिक्त 10 सोली है। ये सब कुल 3 पाउंड तक जुड़ जाएगा। यह एक पुष्टि विश्वविद्यालय व्याख्याता से मुश्किल से बदतर है। इसके बाद आपका वेतन आपके अनुभव और योगदान के अनुसार धीरे धीरे बढ़ेगा। नागरिक कर्मचारियों के लिए अनुबंध आमतौर पर 5 साल का होता है। 5 साल के बाद यदि आप अब रहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सामान्य रूप से छोड़ सकते हैं। आपको केवल एक आजीवन गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और अनुमति दिए जाने तक आपको तीरथ नगर छोड़ने की अनुमति नहीं है। यदि आप दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्थानीय रात्रिबाज के साथ पंजीकरण करना होगा। वैसे कोई सप्ताहांत नहीं है और आप केवल शिफ्ट में काम कर सकते हैं। किसी भी समय 3 नागरिक कर्मचारियों को ड्यूटी पर होना चाहिए और यदि आप दक्षिण या देसी खाड़ी में छुट्टी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको इसे अपने सहकर्मियों के साथ व्यवस्थित करना होगा। जैसे ही दामिनी सेठ ने बोलना समाप्त किया, घोड़ागाड़ी रुक गई और जिस अपार्टमेंट की इमारत में अंकित और उसके भाई बहन रहते थे, वह किनारे पर दिखाई दी। मैं अब समझ गया। अंकित घूमा और घोड़ागाड़ी से नीचे उतरा। वह किनारे पर रुका और पूछा, वैसे श्री सेठ, जब मैं अपना फैसला कर लेता हूं, तो मैं आपको कहां ढूंढूं? दामिनी सेठ ने एक गहरी और धीमी गले की हंसी दी, इससे पहले कि वह कहते, बेसिक मार्ग पर, शिकारी भोजनालय पर जाओ और उनके बॉस वरुण को ढूंढो। उसे बताओ कि आप एक मिशन के लिए एक छोटी भाड़े की टीम को किराए पर लेना चाहते हैं। अंकित ने भ्रमित होकर पूछा।
हमारा स्थान भी गोपनीय है। इससे पहले कि आप हम में से एक बनने के लिए सहमत हों, मैं आपको सीधे नहीं बता सकता। ठीक है श्री अंकित मोरे, मैं आज रात भी आपके लिए एक अच्छे सपने की कामना करता हूँ, दामिनी सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकित ने अपनी टोपी उतारी और सलामी दी। देखते ही देखते प्रस्थान करती हुई घोड़ागाड़ी की गति धीरे धीरे तेज हो गई। उसने अपनी जेब घड़ी निकाली। क्लिक, उसने इसे खोलने के लिए दबाया और देखा कि यह केवल सुबह के 4 बजे से थोड़ा आगे था। सड़क एक आरामदायक ठंडी हवा से भरी हुई थी। स्ट्रीट लैंप से एक मंद पीली रोशनी ने आसपास को रोशन किया। अंकित ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर रात की गहरी शांति को अंदर लिया। दिन में सबसे व्यस्त और शोरगुल वाला जिला रात में इतना निर्जीव और शांत हो सकता था। यह विशाल के निवास में शांत अवलोकनों और माध्यम की बैठक के विपरीत था। तभी अंकित को एहसास हुआ कि उसकी लिनन शर्ट का पिछला हिस्सा अनजाने में पसीने में भीगा हुआ था, ठंडा और चिपचिपा। अंकित मोरे ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह धीरे से मुड़ा, रात की ठंडी हवा और शांति का आनंद लेता हुआ अपार्टमेंट की इमारत के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने चाबी निकाली, सही चाबी डालकर धीरे से घुमाया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और हल्की लालिमा वाली अंधेरी जगह सामने आई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। ठंडी हवा लेते हुए अंकित को एक अजीब और अद्भुत एहसास हुआ, मानो उसके पास दूसरों से कुछ घंटे ज्यादा हों। इस एहसास ने उसे तेज चलने को प्रेरित किया। उसी मनोदशा में उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखने से पहले ही उसने एक आकृति को अपनी मेज के सामने चुपचाप बैठे देखा। उसके बाल हल्के लाल काले थे, आंखें चमकीली भूरी और चेहरा नाजुक सुंदर था। निस्संदेह वह नैना मोरे थी। अंकित, कहाँ गए थे? नैना ने अपनी भौहें ढीली करते हुए उत्सुकता से पूछा। अंकित के जवाब का इंतजार किए बिना उसने जोड़ा, अभी मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और देखा कि तुम घर पर नहीं हो। मानो वह मामले के कारण, प्रभाव और अंतर्निहित तर्क को स्पष्ट रूप से जानना चाहती हो। अपने माता पिता से झूठ बोलने के महान अनुभव के साथ अंकित के दिमाग में तेजी से विचार घूमे। उसने हल्की मुस्कान दी और शांति से जवाब दिया, जागने के बाद फिर से नींद नहीं आई। समय बर्बाद करने के बजाय मैंने सोचा कि मुझे अपने शरीर को प्रशिक्षण देना चाहिए। इसलिए मैं कुछ चक्कर लगाने बाहर गया था। मेरा पसीना देखो। उसने अपनी जैकेट उतारी और आधा मुड़कर अपनी पीठ की ओर इशारा किया। नैना खड़ी हुई, बेमन से एक नज़र डाली और कुछ पल विचार करने के बाद बोली, ईमानदारी से कहूं तो अंकित, तुम्हें इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम तीरथ नगर विश्वविद्यालय के साक्षात्कार में सफल हो जाओगे। और अगर तुम नहीं भी हुए, मतलब अगर, तो भी तुम्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं। मैंने तो साक्षात्कार के बारे में सोचा भी नहीं है। अंकित ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। उसने उस प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया जो उसे मिला था, क्योंकि उसने अभी तय नहीं किया था कि वह उसमें शामिल होना चाहता है या नहीं। अंकित को ध्यान से देखते हुए नैना अचानक मुड़ी और घर के अंदरूनी हिस्से में तेजी से गई। वह एक ऐसी वस्तु लेकर आई जो कछुए जैसी दिखती थी। इसमें गियर, जंग लगे लोहे के टुकड़े, मरोड़ स्प्रिंग और सामान्य स्प्रिंग जैसी चीजें शामिल थीं। जल्दी से मरोड़ स्प्रिंग को कसने के बाद नैना ने उस वस्तु को मेज पर रख दिया। कटक कटक कटक, धम धम धम, कछुआ हिलने लगा और एक ऐसी लय के साथ कूदने लगा जो किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। जब भी मैं चिढ़ जाती हूँ तो इस कछुए को हिलते देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं हाल ही में ऐसा बहुत कर रही हूँ और यह बहुत प्रभावी है। अंकित, कोशिश करो, नैना ने आमंत्रित किया। उसकी आंखें चमक उठीं। अंकित ने अपनी बहन की सद्भावना को नहीं ठुकराया। वह कछुए के पास पहुंचा और उसके रुकने का इंतजार किया, फिर हंसते हुए बोला, साधारणता और नियमितता वास्तव में मन को शांत करने में मदद करती है। नैना के जवाब का इंतजार किए बिना अंकित ने कछुए की ओर इशारा किया और लापरवाही से पूछा, क्या तुमने इसे खुद बनाया? कब बनाया? मुझे क्यों नहीं पता चला? मैंने स्कूल से बेकार सामग्री और सड़कों से उठाई गई चीजों का उपयोग करके इसे बनाया। ये केवल 2 दिन पहले ही पूरा हुआ है, नैना ने अपने सामान्य लहजे में कहा। उसके होठों का किनारा कुछ और ऊपर उठा हुआ था। ये प्रभावशाली है, अंकित ने ईमानदारी से तारीफ की। मशीन असेंबली में खराब कौशल वाले लड़के के रूप में उसे बचपन में 4 पहियों वाली खिलौना कार को असेंबल करने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाकर और आंखें हल्की झुकाकर नैना ने शांति से जवाब दिया, ठीक था। अत्यधिक विनम्रता एक बुरी आदत है। अंकित थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा, यह एक कछुआ है ना? तुरंत कमरे का माहौल पूरी तरह से डूब गया, जिससे कुछ देर के लिए उदासी छा गई। फिर नैना ने हल्की आवाज में जवाब दिया जो लालिमा वाले पर्दे की तरह रहस्यमय लग रहा था, यह एक कठपुतली है। कठपुतली? अंकित ने अजीब सी मुस्कान दी और जबरदस्ती समझाने की कोशिश की, समस्या सामग्री में है, वे बहुत प्राथमिक हैं। इसके बाद उसने विषय बदलने की कोशिश की और कहा, तुम आधी रात को बाथरूम क्यों गई? यहाँ शौचालय नहीं है क्या? तुम हमेशा सुबह तक क्यों नहीं सोती? नैना कुछ देर के लिए चौंक गई। कुछ सेकंड बाद ही उसने मुंह खोला, समझाने के लिए तैयार हुई।
उसी क्षण उसके पेट के ऊपरी हिस्से से जोरदार पाचन की आवाज आई। मैं जाकर थोड़ी और सोती हूँ। धड़ाम, उसने अपने कछुए जैसी कठपुतली को पकड़ा, घर के अंदरूनी हिस्से में तेजी से गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कल रात का खाना बहुत अच्छा था, उसने बहुत ज्यादा खा लिया और अब उसके पेट को पचाने में दिक्कत हो रही है। अंकित मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, धीरे धीरे अपनी मेज की ओर बढ़ा। वह चुपचाप बैठ गया और अंधेरे बादलों के पीछे से लाल चंद्रमा के निकलने पर दीपशेख के आमंत्रण पर चुपचाप विचार करने लगा। एक निशाचर नागरिक कर्मचारी होने के अपने स्पष्ट नुकसान थे। मेरे एक आयाम से दूसरे आयाम में आने वाला होने, मूर्ख, रहस्यमय सभा का आरंभ करता और मेरे पास मौजूद कई रहस्यों के साथ असाधारण लोगों से संबंधित मामलों से निपटने में विशेषज्ञता रखने वाली नित्यानिशा देवी के गिरोह की नाक के नीचे रहना जोखिम भरा होगा। जैसे ही मैं दीपशेख और उसके गिरोह में शामिल हो जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से एक असाधारण बनने का लक्ष्य रखूंगा। मैं तब सभा से प्राप्त लाभों को छिपा सकता हूं। फिर भी एक औपचारिक सदस्य बनने पर मेरी स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगेंगे, जैसे कि एक नागरिक कर्मचारी को तीरथ नगर छोड़ने की रिपोर्ट देनी होगी। मैं अब जहां चाहूं, जो चाहूं, नहीं जा पाऊंगा। मैं कई अवसर गंवा दूंगा। निशाचर एक सख्त संगठन है। एक बार मिशन दिए जाने के बाद मुझे केवल इंतजार करना होगा और आदेश स्वीकार करने होंगे। अस्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। असाधारण लोगों के नियंत्रण खोने का खतरा होता है। सभी नुकसानों को एक एक करके सूचीबद्ध करने के बाद अंकित ने आवश्यकताओं और फायदों पर विचार किया। किस्मत बढ़ाने वाले अनुष्ठान की स्थिति को देखते हुए मैं 80% भाग्यशाली लोगों में से नहीं हूं। भविष्य में मेरे साथ कुछ विचित्र घटनाएं होने वाली हैं, जिससे मेरे सामने आने वाले खतरे बढ़ जाएंगे। केवल असाधारण लोगों में से एक बनकर या निशाचरों में शामिल होकर ही मैं विरोध करने की क्षमता से लैस हो सकता हूं। असाधारण बनने की इच्छा केवल सभा पर निर्भर नहीं रह सकती। औषधि का फॉर्मूला कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मैं संबंधित सामग्री कहां से ढूंढूं? मुझे उन्हें कैसे प्राप्त करना और बनाना है? दैनिक अभ्यास के ज्ञान को न भूलें, मुझे गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे लिए हर मामले पर न्याय और फांसी पर लटके व्यक्ति से परामर्श करना और हर वस्तु का आदान प्रदान करना संभव नहीं है। यह न केवल मूर्ख की छवि को नुकसान पहुंचाएगा और उनके संदेह को जन्म देगा, बल्कि ऐसे तुच्छ मुद्दों पर संवाद करने के लिए भी अपर्याप्त समय होगा। इसी तरह मैं कुछ भी ऐसा बनाने में असमर्थ हूं जो उनकी रुचि को जगा सके। इसके अलावा अधिक सामग्री अक्सर मेरी वास्तविक पहचान का सुराग छोड़ देगी। तब ऑनलाइन विवाद प्रभावी रूप से ऑफलाइन संघर्ष में बदल जाएंगे, जिससे भारी परेशानियां आएंगी। निशाचरों में शामिल होने से रहस्य की दुनिया के सामान्य ज्ञान और प्रासंगिक चैनलों के साथ निश्चित रूप से संपर्क होगा। ये पर्याप्त रूप से एक संबंधित सामाजिक दायरा जमा कर सकता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। तभी मैं सभा शुरू कर सकता हूं और बदले में न्याय और फांसी पर लटके व्यक्ति से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता हूं। वास्तव में लाभ वास्तविकता में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे मुझे अधिक संसाधन प्राप्त करने और एक सद्गुण चक्र बनाने की अनुमति मिलती है। बेशक मैं मनोविज्ञान किमियागरों जैसे विभिन्न गिरोहों द्वारा दबाए गए एक संगठन में भी जा सकता हूं जिसका जिक्र दीपशेख ने किया था और उनमें शामिल हो सकता हूं। फिर भी मैं अपनी स्वतंत्रता भी खो दूंगा और लगातार डर और चिंता की स्थिति में रहूंगा। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे नहीं पता कि उन्हें कहां देखना है। भले ही मैं फांसी पर लटके व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कामयाब हो जाऊं, उनके साथ ऐसा जल्दबाजी भरा संपर्क मेरे जीवन को खतरे में डाल सकता है। एक नागरिक कर्मचारी बनना एक बफर और बाहर निकलने का अवसर छोड़ता है। बेहतर एकांतवासी भीड़ को और निकृष्ट एकांतवासी जंगल को चुनता है। शायद निशाचर के रूप में पहचान एक बेहतर आवरण हो सकती है। भविष्य में जब मैं न्यायाधिकरण के शीर्ष अधिकारियों में से एक बन जाऊंगा, तो कौन कल्पना करेगा कि मैं एक विधर्मी हूं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाले गुप्त संगठन का प्रमुख है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें चमकी, लालिमा गायब हो गई। आकाश के क्षितिज पर सुनहरी रोशनी को देखते हुए अंकित ने अपना मन बना लिया। वह आज दीपशेख से मिलेगा और निशाचर के नागरिक कर्मचारियों का हिस्सा बनेगा। इस क्षण बिस्तर से फिर से उठी नैना ने कमरे का दरवाजा धकेलकर खोला था। अपने भाई को एक भद्दे तरीके से अंगड़ाई लेते हुए देखकर वह हैरान थी। तुम सोए नहीं? मैं कुछ चीजों पर विचार कर रहा था। अंकित मुस्कुराया, राहत महसूस कर रहा था। नैना ने कुछ देर सोचा और कहा, जब भी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं एक एक करके फायदे और नुकसान दोनों को सूचीबद्ध करती हूँ और उनकी तुलना करती हूँ। उसके बाद मुझे संकेत मिल जाता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। यह एक अच्छी आदत है। मैंने भी ऐसा ही किया। अंकित मुस्कुराया और जवाब दिया। नैना का चेहरा शांत था और उसने कुछ नहीं जोड़ा। एक पीले रंग की कागज की शीट और अपनी टॉयलेट्रीज पकड़े हुए वह बाथरूम की ओर बढ़ी। नाश्ता खत्म करने और अपनी बहन के जाने के बाद अंकित को जल्दी नहीं थी। उसने एक अच्छी नींद ली।
उसे जो पता था उसके आधार पर लगभग सभी पब सुबह बंद थे। दोपहर 2 बजे उसने एक छोटे ब्रश का उपयोग करके अपनी रेशमी टोपी और रुमाल की सिलवटों को चिकना किया। उसने गंदगी को भी हटा दिया ताकि सफाई फिर से स्थापित हो सके। उसके बाद उसने औपचारिक कपड़ों का एक सूट पहना, जैसे वह एक साक्षात्कार के लिए जा रहा हो। बेसिक मार्ग थोड़ा दूर था और अंकित को डर था कि वह निशाचरों के काम के घंटों को चूक जाएगा। इसलिए वह पैदल नहीं गया, बल्कि इसके बजाय लौह क्रॉस मार्ग पर सार्वजनिक घोड़ा गाड़ी का इंतजार किया। लोहान साम्राज्य में सार्वजनिक घोड़ा गाड़ियों को 2 श्रेणियों में रखा गया था, बिना ट्रैक और ट्रैक के साथ। पहला 2 घोड़ों द्वारा खींची गई एक गाड़ी थी और गाड़ी के शीर्ष को ध्यान में रखते हुए लगभग 20 लोग बैठ सकते थे। एक सामान्य मार्ग ही मौजूद था, बिना विशिष्ट स्टेशनों के। इसमें लचीला संचालन था और भरा न होने पर इसे कहीं भी रोका जा सकता था। बाद वाला कक्षीय गाड़ी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता था। सबसे पहले मुख्य सड़क पर एक रेल जैसी सेवा उपकरण बिछाई गई थी। घोड़े भीतरी लेन पर चलते थे जबकि पहिए पटरियों पर चलते थे, जिससे यह आसान और अधिक श्रम बचत वाला हो जाता था। इस प्रकार यह एक बड़ी डबल डेकर गाड़ी खींच सकता था जिसमें लगभग 50 यात्री बैठते थे। हालांकि एकमात्र समस्या ये थी कि मार्ग और स्टेशन तय थे, जिससे कई स्थानों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। 10 मिनट के बाद पटरियों से टकराने वाले पहियों की आवाज दूर से पास आई। एक डबल डेकर घोड़ा गाड़ी लौह क्रॉस मार्ग पर स्टेशन के सामने रुकी। बेसिक मार्ग तक अंकित ने गाड़ी चालक से कहा, आपको चंपानेर मार्ग पर उतरना होगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो बेसिक मार्ग तक पैदल जाने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। गाड़ी चालक ने अंकित को मार्ग के संबंध में समझाया। तो फिर चंपानेर मार्ग तक चलते हैं। अंकित ने अनुमोदन में सिर हिलाया। ये 4 किलोमीटर से अधिक है, 4 पैसे। एक गोरे और साफ चेहरे वाले युवक ने अपना हाथ बढ़ाया, जो पैसे इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी था। ठीक है। अंकित ने अपनी जेब से 4 तांबे के सिक्के निकाले और दूसरे पक्ष को सौंप दिए। वह गाड़ी में ऊपर चढ़ा और पाया कि ज्यादा यात्री नहीं थे। पहली मंजिल पर भी कुछ खाली सीटें थीं। मेरे पास अभी केवल 3 पैसे हैं, इसलिए वापस जाते समय मुझे पैदल ही चलना होगा। अंकित ने अपनी टोपी को नीचे दबाया और मजबूती से बैठ गया। इस मंजिल पर पुरुष और महिलाएं ज्यादातर अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हालांकि कुछ अपने काम के कपड़ों में थे, इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे। लगभग कोई नहीं बोल रहा था और यह काफी शांत था। अंकित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ताकत को फिर से चार्ज किया। उसके आसपास यात्रियों के आने जाने से बेखबर रहा। स्टेशन के बाद स्टेशन गुजरते गए जब तक कि उसने आखिरकार कुछ शब्द चंपानेर मार्ग नहीं सुने। घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद उसने रास्ते में पूछा और जल्द ही बेसिक मार्ग पर पहुंच गया, जहां उसने भूरे पीले शिकारी कुत्ते के लोगो वाला पब देखा। अंकित ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जोरदार धक्का दिया। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे उसे शोरगुल और उत्तेजित गर्मी की लहर महसूस हुई। हालांकि अभी भी दोपहर थी, पब में पहले से ही कई ग्राहक थे। कुछ अस्थायी कर्मचारी थे जो यहां अवसरों की तलाश में थे, काम पर रखे जाने का इंतजार कर रहे थे। अन्य बस घूम रहे थे, खुद को शराब से सुन्न कर रहे थे। पब में हल्की रोशनी थी। केंद्र में 2 बड़े लोहे के पिंजरे थे, जिसका 1/3 तल जमीन में गहराई तक धंसा हुआ था, बिना किसी अंतर के। लोग लकड़ी के शराब के प्याले पकड़े हुए थे और उसके चारों ओर घिरे हुए थे। कभी जोर से चर्चा करते थे जबकि हंसते थे, कभी जोर से गाली देते थे। एक उत्सुक नजर डालते हुए अंकित ने पिंजरे के अंदर 2 कुत्ते देखे। एक काला और सफेद था, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले हस्की के समान था। दूसरा पूरी तरह से काला था, चमकदार फर के साथ, जिससे वह स्वस्थ और भयंकर दिखता था। क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे? डॉग लगातार 8 गेम जीत चुका है। एक छोटे आदमी ने भूरी बेरेट पहने हुए अंकित के पास आकर काले कुत्ते की ओर इशारा किया। शर्त? पहले तो चौंक गया, अंकित तुरंत होश में आ गया। कुत्तों की लड़ाई? जब वह कोई विश्वविद्यालय में था, तो वे कुलीन और धनी छात्र हमेशा उससे तिरस्कारपूर्वक और उत्सुकता से पूछते थे कि क्या अशिष्ट मजदूर और बेरोजगार हुड़दंगी पब में मुक्केबाजी और जुए में भाग लेने का आनंद लेते थे। मुक्केबाजी और ताश के खेल पर जुआ खेलने में सक्षम होने के अलावा क्या इसमें मुर्गे की लड़ाई, कुत्ते की लड़ाई और अन्य जैसे क्रूर और खूनी गतिविधियां भी शामिल नहीं थीं? छोटे आदमी ने मुस्कुराया। महाशय, हम सभ्य लोग हैं। हम ऐसी भद्दी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। ये कहने के बाद उसने फुसफुसाया, इसके अलावा पिछले साल इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पेश किए गए थे। तो आप सब किस पर दांव लगा रहे हैं? अंकित ने उत्सुकता से पूछा। बेहतर शिकारी पर। जैसे ही छोटे आदमी ने अपना वाक्य पूरा किया, एक जोरदार शोरगुल हुआ। उसने अपना सिर घुमाया, उत्साह से हाथ हिलाया और कहा, आप इस दौर के लिए दांव नहीं लगा सकते क्योंकि यह शुरू हो गया है। अगले के लिए इंतजार करें। ये सुनकर अंकित ने अपने पैर के अंगूठों पर खुद को उठाया, अपना सिर ऊपर उठाया और जहां तक वह देख सकता था, देखा। उसने देखा कि 2 मजबूत आदमी प्रत्येक एक बोरी को घसीट रहे थे, लोहे के पिंजरे के किनारे पर आ रहे थे और जेल का दरवाजा खोल रहे थे।
फिर उन्होंने बोरी की सामग्री को पिंजरे में फेंक दिया। वे भूरे और घिनौने जानवर थे। अंकित ने उन्हें ध्यान से पहचानने की कोशिश की, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वे चूहे थे। सैकड़ों चूहे। चून की लोहे का पिंजरा बिना किसी अंतर के जमीन के नीचे गहरा था। चूहे सभी दिशाओं में चले गए लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। ठीक तभी, जैसे ही पिंजरे का दरवाजा बंद हुआ, दोनों कुत्तों की जंजीरें खोल दी गईं। भौंक। काला कुत्ता आगे कूद गया और एक ही काटने में एक चूहे को मार डाला। काला और सफेद कुत्ता पहले तो स्तब्ध था, इससे पहले कि वह चूहों के साथ उत्साह से खेलना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने या तो अपने शराब के प्याले उठाए और अपनी टकटकी को तेज किया या जोर से चिल्लाया, इसे काटो, मारो, डॉग, डॉग। चूहों के साथ कुत्तों की मां की कसम की लड़ाई। अंकित होश में आया और उसके मुंह का कोना लगातार सिकुड़ता रहा। जुए का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि कौन सा कुत्ता अधिक चूहे पकड़ सकता है। शायद कोई पकड़े गए चूहों की विशिष्ट संख्या पर भी दांव लगा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लौह क्रॉस मार्ग पर लोग जिंदा चूहे खरीद रहे थे। ये वास्तव में अनोखा है। अंकित ने अपना सिर हिलाया, हंसते हुए वह पीछे हट गया और शराबी ग्राहकों के किनारे किनारे चक्कर लगाया और बार के सामने पहुंचा। नए आए हो? बारटेंडर ने अंकित पर एक नजर डालते हुए कहा जबकि वह प्यालों को पोंछ रहा था। उसने जारी रखा, एक प्याला राई बियर का 1 पैसा है। एनमेट बियर 2 पैसे का। साउथविल बियर के लिए 4 पैसे, या क्या आपको शुद्ध रूप से बनी माल्ट लांटी का 1 प्याला चाहिए? मैं श्रीमान राइट के लिए यहाँ आया हूँ, अंकित ने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा। बारटेंडर ने सीटी बजाई और किनारे पर चिल्लाया, बुजुर्ग, कोई आपको ढूंढ रहा है। ओह, कौन? एक अस्पष्ट आवाज आई और एक नशे में धुत बुजुर्ग बार के पीछे से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें मली, अपनी टकटकी अंकित की ओर मोड़ी और पूछा, लड़के, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? श्रीमान राइट, मैं एक मिशन के लिए एक छोटी किराए की टुकड़ी को किराए पर लेना चाहूंगा, अंकित ने जवाब दिया, दीपशेख के निर्देश के अनुसार। एक छोटी किराए की टुकड़ी? क्या तुम किसी साहसिक कहानी में रह रहे हो? ये लंबे समय से आसपास नहीं है। बारटेंडर ने बाधित किया और मुस्कुराया। राइट कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, इससे पहले कि उसने कहा, तुम्हें यहां ढूंढने के लिए किसने कहा? दीपशेख। दीपशेख, अंकित ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। तुरंत राइट जोर से हंसा और जवाब दिया, मैं समझा। वास्तव में छोटी किराए की टुकड़ी अभी भी मौजूद है। ये बस एक और रूप में है, एक अधिक समकालीन नाम के साथ। आप इसे जुटेरलैंड मार्ग संख्या 36 की दूसरी मंजिल पर ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद, अंकित ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया, इससे पहले कि वह मुड़ा और पब से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह पब से बाहर निकलता, शराबी ग्राहक जो उसे घेरे हुए थे, अचानक शांत हो गए, जैसे वे बड़बड़ाए, डॉग वास्तव में हार गया। हार गया। अंकित मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर वह जल्दी से निकल गया और आसपास के जुटेरलैंड मार्ग के लिए अपना रास्ता ढूंढा, चारों ओर पूछने के बाद। 30, 32, 34। यहाँ, उसने घर के नंबर गिने और सीढ़ियों में चला गया। कोने के चारों ओर घूमते हुए और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, उसने तथाकथित छोटी किराए की टुकड़ी के वर्तमान नाम के साथ ऊर्ध्वाधर संकेत देखा। ब्लैकथॉर्न सुरक्षा कंपनी। और दूसरा कह रहा था, स्वागत है, अब से तुम हमारे में से एक हो, और कृपया ध्यान दें कि अनुबंध भी गोपनीय है। अंकित भी खड़ा हो गया। उसने अनुबंध प्राप्त किया, हाथ मिलाया और कहा, तो मैं आपको कैप्टन कहकर संबोधित करूंगा। हाँ। दीपशेख की धूसर आंखें मंद परिवेश में विशेष रूप से गहरी लग रही थीं। हाथ मिलाने के बाद वे बैठ गए। अंकित ने अनुबंध पर मुहर पर एक नजर डाली, उस पर लिखा था, निशाचर दस्ता, तीरथ नगर, अववा प्रांत, लोहान साम्राज्य। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग एक भेष के रूप में ब्लैकथॉर्न सुरक्षा कंपनी नाम का उपयोग करेंगे। वह हंसा और कहा, वास्तव में हमारे पास अन्य साइन बोर्ड भी हैं। दीपशेख ने दराज से कागज का एक टुकड़ा निकाला। इस पर नगर सरकार और पुलिस विभाग की मुहरें लगी हुई थीं। सामग्री इस प्रकार थी, 7वीं इकाई, विशेष अभियान विभाग, अववा प्रांत पुलिस, लोहान साम्राज्य। पहली 4 इकाइयां सामान्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नियमित पुलिस हैं, जैसे वीआईपी सुरक्षा इकाई और कुंजी स्थापना सुरक्षा इकाई। और इकाई 5 से आगे वे हैं जो प्रत्येक शहर में अलौकिक घटनाओं से निपटते हैं। हमारी इकाई तीरथ नगर में नित्यानिशा देवी के अनुयायियों से संबंधित घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। यदि विभिन्न प्रकार के अनुयायी हैं, तो हम तदनुसार क्षेत्र को विभाजित करते हैं। हम मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और स्वर्ण सिंधु क्षेत्र जैसे स्थानों के प्रभारी हैं। दीपशेख ने संक्षेप में परिचय दिया, तूफानों के भगवान के गिरोह के तहत जनादेशित दंडक की इकाई 6 घाट क्षेत्र, पूर्व और दक्षिण के प्रभारी हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र और उपनगर इकाई 5 के तहत हैं, जो तीरथ नगर में मशीनरी मधुकोश दस्ता है। ठीक है। अंकित को इस बारे में कोई सवाल नहीं था। फिर वह हंसा। क्या होता है अगर कोई वास्तव में ब्लैकथॉर्न सुरक्षा कंपनी के साइन बोर्ड के कारण यहां आता है और हमारी सेवाओं के लिए अनुरोध करता है? हम उन अनुरोधों को लेंगे, क्यों नहीं लेना चाहिए, जब तक ये हमारे दैनिक संचालन को प्रभावित नहीं करता, दीपशेख ने धीरे धीरे और हास्यपूर्वक कहा।
कोई भी कमाई अतिरिक्त बोनस मानी जाएगी, इसलिए हमारे सदस्य उन नौकरियों को लेने के लिए काफी इच्छुक हैं। वैसे भी कुत्तों और बिल्लियों को ढूंढने जैसे तुच्छ और परेशानी वाले मामलों के लिए बाजार पर निजी जासूसों का एक अधिकार हो गया है। तो इस निशाचर दस्ते में कितने लोग हैं? अंकित ने पूछा, क्योंकि वे इस विषय पर थे। अलौकिक घटनाएं ज्यादा नहीं होती हैं, इसलिए असाधारण लोग और भी कम हैं। पूरे तीरथ नगर में केवल 6 औपचारिक निशाचर सदस्य हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। हंसते हुए, नागरिक कर्मचारियों के लिए तुम सहित 6 हैं। अंकित ने सिर हिलाया और अंत में वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित था, तो कैप्टन, असाधारण लोगों के नियंत्रण खोने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? अंकित के सवाल को सुनकर दीपशेख ने खिड़की से बाहर चानिस द्वार की ओर जाने वाले गलियारे की ओर देखा। उसने अपनी पाइप निकाली, उसमें कुछ तंबाकू और पुदीने की पत्तियां भरी और इसे अपनी नाक पर रखा। उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसकी आवाज विचारशील और बहती हुई हो गई। केवल घर पर ही मैं बिना किसी चिंता के पुदीने की पत्तियों के साथ मिले तंबाकू के सुंदर स्वादों का आनंद ले सकता हूँ। अंकित, क्या तुम सृष्टि मिथक के बारे में जानते हो? बेशक, जब मैंने रविवार स्कूल के दौरान प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, तो हमने नित्यानिशा के रहस्योद्घाटन का उपयोग करके पढ़ना सीखा। उनमें ज्ञान की पुस्तक और संतों के पत्र में सृष्टि के मिथक का उल्लेख है। अंकित ने मूल अंकित के स्मृति अंशों के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। उसने अपनी गति धीमी कर दी और कहा, सृष्टिकर्ता अराजकता से जागा और अंधेरे को तोड़ दिया, जिससे प्रकाश की पहली किरण बनी। फिर उसने खुद को पूरी तरह से ब्रह्मांड में समाहित कर लिया और सभी अस्तित्व को बनाया। उसका शरीर भूमि और तारे बन गए। उसकी एक आंख सूर्य बन गई, जबकि दूसरी लाल चंद्रमा बन गई। उसके कुछ खून समुद्रों और नदियों में बह गए, जिससे जीवन का पोषण और पालन पोषण हुआ। जब उसने ये कहा तो अंकित अनजाने में रुक गया। आंशिक रूप से यह इसलिए था क्योंकि प्रासंगिक यादें धुंधली थीं और वह सृष्टि मिथक चीनी सृष्टि मिथक पंगु के बहुत समान था। विभिन्न दुनिया के लोगों की कल्पनाओं में उनके मिथकों और किंवदंतियों पर कुछ सामान्य था। ये देखते हुए कि अंकित को समस्या हो रही थी, दीपशेख मुस्कुराया और जोड़ा, तारांकन उसके फेफड़े एल्फ में बदल गए, उसका दिल राक्षसों में बदल गया, उसका जिगर ट्रियंट में बदल गया, उसका मस्तिष्क ड्रैगन में बदल गया, उसकी किडनी पंख वाले नागों में बदल गई, उसके बाल फीनिक्स में बदल गए, उसके कान शैतानी भेड़ियों में बदल गए, उसका मुंह और दांत उत्परिवर्तितों में बदल गए, और उसके शेष शारीरिक तरल पदार्थ समुद्र राक्षसों में बदल गए, जिनमें से सार नागा था। उसका पेट, उसकी छोटी और बड़ी आंतें और उसके शरीर के बुरे हिस्से शैतानों, बुरी आत्माओं और विभिन्न प्रकार के अज्ञात दुर्भावनापूर्ण अस्तित्व में बदल गए। उसकी आत्मा शाश्वत ज्वलंत सूर्य, तूफानों के भगवान और ज्ञान और बुद्धि के भगवान बन गई। उसकी बुद्धि ने मानवता को जन्म दिया। वह पहला युग था, अराजकता युग। अंकित ने दीपशेख के लिए अंतिम वाक्य समाप्त किया, लेकिन उसे यह हास्यास्पद और बेतुका लगा। एक कीबोर्ड लोक कथाकार के रूप में यह पहली बार था जब वह एक सृष्टि मिथक के संपर्क में आया था जिसे इतने महान विस्तार से व्यवस्थित किया गया था। यह इतना विस्तृत था कि लगभग हर प्रमुख जाति सृष्टिकर्ता के एक विशेष शरीर के अंग से मेल खाती थी। यह एक बच्चों के गीत की तरह है जिसमें बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं और फल खा रहे हैं। इसके अलावा ये केवल नित्यानिशा देवी के कैनन में ही उल्लेख नहीं किया गया था। तूफानों के भगवान और भाप और मशीनरी के भगवान के गिरोह में भी इसी तरह के विवरण थे। उनमें से किसी ने भी खुद को कम नहीं किया या अन्य देवताओं को महत्वहीन नहीं किया। इसका या तो मतलब है कि सृष्टि मिथक वास्तविक है या संकेत देता है कि कुछ गिरोहों ने 5वें युग से पहले समझौता करने से पहले संघर्ष की एक लंबी अवधि से गुजरे थे। इसे ध्यान में रखते हुए अंकित को अचानक एक और सवाल आया। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये समस्याग्रस्त लगता है। शाश्वत ज्वलंत सूर्य, तूफानों के भगवान और ज्ञान और बुद्धि के भगवान सीधे सृष्टिकर्ता की आत्मा से क्यों पैदा हुए, जबकि देवी नहीं? नित्यानिशा के रहस्योद्घाटन के प्रागैतिहासिक अभिलेखों में नित्यानिशा देवी केवल दूसरे युग के अंत में जागी थीं। तूफानों के भगवान, शाश्वत ज्वलंत सूर्य और अन्य देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने प्रलय से बचने के लिए मानवता को आशीर्वाद दिया और मदद की। इसे तीसरा युग, प्रलय युग के रूप में भी जाना जाता था। यह उस समय के दौरान था जब धरती माँ और युद्ध के भगवान भी दिखाई दिए। जहां तक भाप और मशीनरी के भगवान का सवाल है, जिसका मूल नाम शिल्प कौशल के भगवान था, वह केवल चौथे युग में पैदा हुए थे। उस अर्थ में देवताओं के बीच खड़ा होना स्वयं स्पष्ट लग रहा था। जो अधिक प्राचीन थे वे अधिक रूढ़िवादी थे। यह अत्यधिक स्पष्ट था। इसने नित्यानिशा देवी के भक्तों को भी परेशान किया। दीपशेख ने दूसरे हाथ से अपनी पाइप पकड़ी और जवाब देने के बजाय उन्होंने एक सवाल के साथ जवाब दिया, देवी के पूर्ण शीर्षक को दोहराओ। अंकित को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने खुद को चाकू मार लिया हो। उसने अपना दिमाग लगाया और याद करने की पूरी कोशिश की। नित्यानिशा देवी सितारों से अधिक महान हैं और अनंत काल से अधिक शाश्वत हैं। वह लाल रंग की महिला, रहस्यों की माँ, आपदा और आतंक की महारानी, शांति और मौन की स्वामिनी भी हैं।
शुक्र है, अंकित की मां नित्यानिशा देवी की एक धर्मनिष्ठ भक्त थी। जब वह अभी भी जीवित थी, तो वह हर शाम रात के खाने पर इसका पाठ करती थी। हालांकि मूल अंकित की यादें खंडित हो गई थी, सब कुछ खो नहीं गया था। लाल रंग की महिला क्या प्रतीक है? दीपशेख ने मार्गदर्शक स्वर के साथ पूछा। लाल चंद्रमा। जिस क्षण अंकित ने जवाब दिया, वह तुरंत समझ गया। तो लाल चंद्रमा सृष्टिकर्ता के किस हिस्से से आया? दीपशेख ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक अकेली आंख। अंकित और दीपशेख ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। ये तूफानों के भगवान से किसी भी तरह से कम प्रभावशाली नहीं था, जो सृष्टिकर्ता की आत्मा के एक तिहाई हिस्से से बना था। जहां तक धरती माँ और युद्ध के भगवान के गिरोह का सवाल है, उनके पास शायद इसी तरह के स्पष्टीकरण थे। हालांकि भाप और मशीनरी के भगवान बहुत देर से पैदा हुए थे ताकि एक कारण ढूंढा जा सके, इस प्रकार उनका चच पिछले 1000 से अधिक वर्षों में कमजोर रहा था। ये केवल भाप इंजन के आविष्कार के साथ था कि उन्होंने अवसर को जब्त कर लिया ताकि वास्तव में अन्य देवताओं के बराबर हो सकें। दीपशेख ने धीरे से अपनी पाइप सहलाई। मानवता सृष्टिकर्ता की बुद्धि से पैदा हुई थी, इसलिए हमारे पास चतुर और असाधारण दिमाग हैं, लेकिन अन्य जादुई शक्तियों की कमी है। हालांकि सृष्टि मिथक से हम एक सरल लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सब कुछ एक ही उत्पत्ति से उपजा है। एक ही उत्पत्ति से उपजा। अंकित ने अंतिम कुछ शब्दों को दोहराया। इस निष्कर्ष के अनुसार जो मनुष्य देवताओं द्वारा संरक्षित हैं, वे राक्षसों, शैतानों और उत्परिवर्तितों का विरोध करने में सक्षम थे। धीरे धीरे उन्होंने असाधारण लोगों की शक्ति प्राप्त करने के साधन का पता लगाया। वह है बुरी आत्माओं, ड्रैगन, राक्षसों, जादुई पेड़ों, फूलों या क्रिस्टल के संबंधित हिस्सों का उपयोग करके और उन्हें अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर औषधियां बनाना। औषधि का सेवन और अवशोषण करके किसी को विभिन्न शक्तियां प्राप्त होंगी। ये रहस्यवाद अध्ययन के बीच सामान्य ज्ञान है। दीपशेख ने विस्तार से नहीं बताया और केवल एक संक्षिप्त परिचय दिया। इस प्रक्रिया में हमारे पूर्वजों ने दर्दनाक सबकों पर भरोसा किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर उन्हें उच्च श्रेणी या असाधारण औषधियों का सेवन करना था, तो यह आसानी से दुखद परिणामों को जन्म देगा। 3 संभावित परिणाम हैं। कौन से 3? अंकित ने उत्सुकता से दबाव डाला। पहला, मानसिक मृत्यु और एक शरीर का पूर्ण टूटना। मांस का हर टुकड़ा एक भयानक राक्षस बन जाएगा। दूसरा, उनका व्यक्तित्व औषधि में निहित शक्तियों द्वारा बदल दिया जाएगा। वे ठंडे, संवेदनशील, चिड़चिड़े, क्रूर और उदासीन हो जाएंगे। तीसरा, ठीक है। दीपशेख ने अपनी पाइप नीचे रखी और एक चीनी मिट्टी का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। पाज नदी घाटी से फर्मो कॉफी कड़वी है, लेकिन बहुत सुगंधित है। यह एक शानदार स्वाद छोड़ती है। क्या तुम एक चाहते हो? मैं फेनापोटो पठार से कॉफी पसंद करता हूँ। बेशक, मैंने इसे केवल कुछ बार वेल्च के स्थान पर पिया है। अंकित ने विनम्रता से मना कर दिया। तीसरा परिणाम क्या है? मानसिक विकार, मौके पर पागल हो जाना, शैतान से भी ज्यादा शैतानी बनना। यही नियंत्रण खोने का मतलब है। दीपशेख ने नियंत्रण खोने शब्दों पर जोर दिया। अंकित के एक शब्द कहने का इंतजार किए बिना उन्होंने अपनी कॉफी का प्याला नीचे रखा और जारी रखा। लंबे समय तक प्रयोग और अन्वेषण के बाद, ईशनिंदा स्लेट के जन्म के साथ, मनुष्यों ने आखिरकार औषधि प्रणाली को सिद्ध किया है। हमने एक स्तरीकृत प्रणाली बनाई है जो स्थिर प्रगति पथों में श्रृंखला बनाती है, जिसे अनुक्रम के रूप में जाना जाता है। एक अनुक्रम में संख्या जितनी कम होगी, औषधि का ग्रेड उतना ही अधिक होगा। इस बिंदु पर 7 प्रमुख गिरोह प्रत्येक कम से कम एक पूर्ण अनुक्रम को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा अधूरे पथ भी हैं जिन्हें उन्होंने पिछले सैकड़ों या 1000 वर्षों में इकट्ठा किया है। ईशनिंदा स्लेट। अंकित ने तेजी से शब्द पर ध्यान दिया। सभा में फांसी पर लटके व्यक्ति ने भी इसका उल्लेख किया था। फांसी पर लटके व्यक्ति के अनुसार, ईशनिंदा स्लेट एक औषधि की प्रणाली के गठन और पूर्णता का सबसे महत्वपूर्ण कारक था। वह जो दीपशेख ने अभी कहा था, उसके विरोध में लग रहा था। वे कुछ बुरी आत्माओं द्वारा बनाई गई चीजें थीं। जहां तक ये किस युग में दिखाई दी, इसमें क्या शामिल है या इसमें क्या खास है, मुझे भी यकीन नहीं है। यदि तुम कोई सुराग ढूंढते हो, तो तुम्हें तुरंत मुझे रिपोर्ट करना होगा। यह उच्चतम स्तर के जवाब का हकदार है, दीपशेख ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने नियंत्रण खोने के प्रकारों में से एक का उल्लेख किया है। मैं अब तुम्हें शेष 4 बताऊंगा। ठीक है। अंकित ने ईशनिंदा स्लेट के सवाल को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और ध्यान से सुना। हालांकि मनुष्यों के पास चतुर दिमाग हैं, उनमें असाधारण शक्तियों की कमी है, ये पूर्ण नहीं है। हमेशा कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, शायद मुझे उन्हें अनलकी कहना चाहिए। वे अपेक्षाकृत उच्च धारणा के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आत्माओं को महसूस करने की क्षमता भी है। वे आवाजें सुन सकते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते और चीजें देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। उनमें असाधारण लोगों के आंशिक लक्षण होते हैं। दीपशेख बोलते हुए, उसने अपने चारों ओर खाली हवा की ओर देखा और अंकित को डर से कांपते हुए देखा। दूसरे शब्दों में, अगर वे आधे अनुक्रम 9 असाधारण लोग हैं और निश्चित विशेषताएं हैं,
ओह, अनुक्रम 9 श्रृंखला में सबसे कम ग्रेड है। संक्षेप में, वे केवल एक संबंधित, निश्चित अनुक्रम पथ चुन सकते हैं। यदि वे अन्य औषधियों का सेवन करते हैं, तो प्रभाव मानसिक विकारों से लेकर नियंत्रण खोने तक, या इससे भी बदतर मृत्यु तक हो सकता है। समझ गया। अंकित ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तीसरा प्रकार दूसरे प्रकार के समान है। एक बार जब तुम एक अनुक्रम श्रृंखला चुन लेते हो, तो तुम्हें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होगी। यदि तुम अन्य पथों के संबंधित अनुक्रम से औषधियों का सेवन करते हो, तो एक उच्च संभावना होगी कि तुम्हें मिश्रित, असामान्य और विकृत शक्तियां मिलेंगी। लेकिन ये लगभग निश्चित है कि तुम अर्धविचित्र स्थिति में होगे, संवेदनशील और चिड़चिड़े, क्रूर और रक्तपिपासु, और शांत और उदासीन। और ऐसा केवल एक ही अवसर है। उसके बाद, भले ही तुम मूल पथ से औषधियों का सेवन करते हो या वर्तमान अनुक्रम में औषधियां, एकमात्र परिणाम नियंत्रण का नुकसान है। परिणाम तब मानसिक मृत्यु हो सकता है, वैकल्पिक रूप से, शरीर राक्षसों में टूट जाता है या यहां तक कि एक बुरी आत्मा में बदल जाता है। दीपशेख बोलते हुए, उसने एक घूंट लेने के लिए अपनी कॉफी का प्याला उठाया। अंकित, जो ये सुनकर घबरा गया और भयभीत हो गया, कुछ सेकंड के लिए चुप रहा इससे पहले कि उसने पूछा, चौथा प्रकार क्या है? मुस्कुराते होंठों के बावजूद दीपशेख के चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। चौथा प्रकार, हंसते हुए, वह सबसे आम समस्या है। जब हम शक्तियां प्राप्त करने के लिए औषधियों का सेवन करते हैं जो मूल रूप से असाधारण प्राणियों से संबंधित हैं, तो हम एक अप्राकृतिक परिवर्तन से गुजरते हैं। इसलिए, हम अवशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों से कम या ज्यादा प्रभावित होंगे। जबकि शायद लक्षण प्रकट नहीं हो सकते हैं और दूसरों के लिए अडिटेक्टेबल हैं। ये निश्चित रूप से किसी के दिमाग में छिपा रहेगा। यदि कोई औषधि लाने वाली असाधारण शक्तियों को पूरी तरह से समझे बिना और सूक्ष्म निशान को समाप्त किए बिना अनुक्रम में उच्च रैंक वाली संबंधित औषधि का सेवन करने के लिए दौड़ता है, तो पागलपन जमा होगा, नियंत्रण खोने की संभावना बढ़ जाएगी। दीपशेख अचानक चुप हो गया। एक छोटे से ठहराव के बाद, उन्होंने एक आह के साथ कहा, हम निशाचरों के आंतरिक नियमों के अनुसार, भले ही एक साथी ने एक महान योगदान दिया हो, उन्हें 3 साल पहले अंतिम औषधि का सेवन करना चाहिए और उन्हें पदोन्नत किए जाने से पहले जांच की जानी चाहिए। फिर भी, हर साल कई लोग नियंत्रण खो देते हैं। कितना भयानक! अंकित ने एक सांस ली क्योंकि उसने पूछा, तो अंतिम प्रकार क्या है? दीपशेख के घुमावदार होठों के बावजूद मुस्कान का कोई निशान नहीं था। पांचवां प्रकार, नियंत्रण खोने का सबसे आम कारण है। असाधारण लोगों के लिए, किसी की आध्यात्मिक धारणा कम या ज्यादा बढ़ाई जाएगी। अनुक्रम में संख्या जितनी छोटी होगी, उनकी धारणा उतनी ही अधिक बढ़ाई जाएगी। इसलिए, वे सुनेंगे जो दूसरे नहीं सुन सकते, देखेंगे जो दूसरे नहीं देख सकते, और ऐसी चीजों का सामना करेंगे जो दूसरों को नहीं मिलेंगी। वे लगातार रहस्यमय प्रलोभन और भ्रामक जादू से मिलते हैं। एक बार जब वे अत्यधिक उत्तेजित होते हैं या लालची इच्छाएं रखते हैं, तो वे धीरे धीरे नियंत्रण खोने के रास्ते पर चले जाएंगे। वह बोलते हुए, दीपशेख ने सीधे अंकित की ओर देखा, उसकी धूसर पुतलियां अंकित की आकृति को दर्शाती थीं। उनका लहजा उदासी में बदल गया क्योंकि उन्होंने कहा, निशाचरों के संस्थापक, आर्कबिशप चानिस ने एक बार कहा था, हम संरक्षक हैं, लेकिन दुखी दरिद्रों का एक गुच्छा भी हैं जो लगातार खतरों और पागलपन से लड़ रहे हैं। कहानी। दीपक सिंह की बात गलियारे में गूंज रही थी, हम संरक्षक हैं, लेकिन भयंकर खतरों और पागलपन से लगातार जूझने वाले दुखियों का एक समूह भी हैं। खिड़की के बाहर का गलियारा बंद था, उसकी दीवारें बर्फ जैसी ठंडी थीं। कमरा तेज पीली बत्तियों से रोशन था। दीपक सिंह की बात प्रभु के दिल पर एक के बाद एक चोट कर रही थी। वह अस्थायी रूप से निशब्द हो गया। प्रभु को चुप देखकर दीपक सिंह ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। क्या तुम बहुत निराश हो? बियॉन्ड वह नहीं है जैसा तुम सोचते हो। हम हमेशा खतरे के साथ कदमताल करते हैं। प्रभु सदमे से उबरते हुए कांपती आवाज में बोला, किसी भी लाभ के लिए हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। बियॉन्ड होने के आभामंडल, असाधारणता और असामान्य पहलुओं में ऐसे छिपे खतरे होंगे, उसने कभी नहीं सोचा था। शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इसे पहले कभी देखे बिना सुन रहा था और एक अजीब घटना पहले ही उसके साथ घट चुकी थी। प्रभु ने जल्द ही अपने डर, बेचैनी और आशंका को काबू में कर लिया। बुरा नहीं है, बहुत परिपक्व और तर्कसंगत। दीपक सिंह ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और आगे कहा, साथ ही, बियॉन्ड उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना तुम सोचते हो, खासकर निम्न अनुक्रम सीक्वेंस वाले बियॉन्ड। हाँ, हम उच्चतम ग्रेड को 1 और निम्नतम को 9 से क्यों दर्शाते हैं? क्या ये सहज ज्ञान और तर्क के विरुद्ध नहीं है? जिस निम्न अनुक्रम का हम अक्सर उल्लेख करते हैं, उसका मतलब निम्न ग्रेड या उच्च संख्या है। वे अनुक्रम श्रृंखला का शुरुआती बिंदु होते हैं। ठीक है, मैं कहाँ था? हाँ, बियॉन्ड उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना तुम कल्पना करते हो। निम्न अनुक्रम बियॉन्ड की शक्ति बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सकती, तोपों का तो सवाल ही नहीं। वे बस आग्नेयास्त्रों से ज्यादा दिलचस्प और अभेद्य होते हैं। यदि तुम्हें भविष्य में बियॉन्ड बनने का मौका मिले, तो आज मैंने जो कहा उसे ध्यान से सोचना।
कोई जल्दबाजी में फैसला मत लेना। प्रभु ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कब मौका मिलेगा। उसे लगा कि अगर मौका मिला तो वह चूकेगा नहीं। गलत औषधि या अनुक्रम में उच्च रैंक वाली औषधि लेने से बचा जा सकता है। मुख्य संभावित खतरा औषधियों के सूक्ष्म प्रभाव और उसकी बढ़ी हुई श्रवण और दृश्य धारणाओं के अनुभव से था। पहला, वह पीढ़ियों के लोगों के अनुभव का सहारा ले सकता था। जब तक उसे आगे बढ़ने की जल्दी नहीं थी और वह धैर्यपूर्वक अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखता था, नियंत्रण खोने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा, उसे अभी भी उस संभावित समस्या को हल करना था जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। उसे रहस्यवाद के सार को समझना था और वापस पारगमन करने का रास्ता खोजना था। ये पहला कदम उठाने के अंतर्निहित कारण थे। उसका लक्ष्य उच्च अनुक्रम स्थानों के लिए नहीं था। यदि नियंत्रण खोना आसान था तो वह उन्नति के बारे में भूल सकता था, अपने मूल अनुक्रम में रह सकता था और घर का रास्ता तलाशने के लिए ज्ञान पर निर्भर रह सकता था। संभावित खतरों पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं थी। जब प्रभु ने सौभाग्य बढ़ाने का अनुष्ठान किया था तो वह लगभग पागल हो गया था। फुसफुसाहटें जो लगभग उसका सिर उड़ाने वाली थीं, अभी भी ताज़ा थीं। बियोंडर न बनने से भी वे अपरिहार्य नहीं थे, इसलिए आत्मरक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करना बेहतर था। ये सोचकर प्रभु को लगा कि फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। इससे पीछे हटने के उसके विचार लगभग गायब हो गए। दीपक सिंह ने फिर से अपना पाइप उठाया। उनकी ग्रे आंखों में मुस्कान का निशान था। मैं तुम्हें इस पर सटीक जवाब नहीं दे सकता। बियोंडर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पर्याप्त योगदान देना होगा। शायद कल या परसों तुम महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजों की व्याख्या कर पाओ। शायद तुम हमारे किसी मामले के लिए कोई मूल्यवान विचार दे पाओ। दूसरा, यह उच्चाधिकारियों की व्यवस्था पर निर्भर करता है। कोई सुनिश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तुम बियोंडर के बारे में काफी कुछ जानते हो। भविष्य में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अब मैं तुम्हें हमारी रात्रिबाज नाइटहॉक टीम के नागरिक नौकरियों के बारे में बताता हूँ। वह खड़े हुए और दरवाजे तक गए। उन्होंने चानिस द्वार के विपरीत दिशा में इशारा करते हुए कहा, हमारे पास एक लेखापाल है और एक और व्यक्ति है जो चर्च और पुलिस विभाग द्वारा दिए गए सामानों को खरीदने और इकट्ठा करने के प्रभारी हैं। साथ ही वे गाड़ी चालक के रूप में भी काम करते हैं। वे पेशेवर हैं और उन्हें पालीक शिफ्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे सप्ताहांत में आराम कर सकते हैं। अन्य 3 नागरिक कर्मचारी हैं रोशनी, भरत और वृद्ध नवल। उनके काम में शामिल हैं आगंतुकों का ध्यान रखना, कमरों की सफाई करना और केस फाइलें और इन्वेंट्री पंजीकरण सूचियां लिखना। वे शस्त्रागार, स्टोर रूम और अभिलेखागार की भी रखवाली करते हैं। किसी के भी प्रवेश करने, निकालने या वापस करने पर पंजीकरण को सख्ती से लागू करते हैं। रविवार को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। वे रात की पाली और आराम के दिनों के लिए आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या मेरे काम का दायरा रोशनी और बाकी लोगों जैसा ही है? प्रभु ने बियोंडर के बारे में अपने विचारों को दूर किया और अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की कोशिश की। दीपक सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम पेशेवर हो। तुम्हारे पास वर्तमान में 2 काम हैं। पहला, हर सुबह या दोपहर बाहर टहलने जाओ। विवेक के घर से तुम्हारे घर तक जाने वाली विभिन्न सड़कों पर ध्यान केंद्रित करो। क्या? प्रभु हक्का बक्का रह गया। ये किस तरह की नौकरी है? क्या ये बहुत पेशेवर है? दीपक सिंह ने अपने काले विंडब्रेकर की जेबों में हाथ डाला और कहा, जब तुम पुष्टि कर देते हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तो हम विवेक और नेहा के मामले को बंद कर देंगे। उसी तरह एंटीगोनस परिवार की वह डायरी पूरी तरह से गायब हो गई है। हमें संदेह है कि तुम इसे अपने साथ लाए थे। तुमने इसे घर जाते समय कहीं छुपा दिया होगा। यही वजह हो सकती है कि हमें तुम्हारे घर पर कोई सुराग नहीं मिला। ये भी शायद यही कारण है कि तुम वहां नहीं थे और घर पर आत्महत्या करने का विकल्प चुना। हालांकि तुम रहस्यमय रूप से प्रभावित हुए थे और इस स्मृति के टुकड़े को भूल गए हो। मानव आत्मा और मस्तिष्क बहुत आकर्षक होते हैं, इसलिए अवशिष्ट निशान हो सकते हैं। डॉली अपने माध्यम से उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। शायद तुम्हें किसी परिचित और महत्वपूर्ण स्थान पर डेजा वू का एहसास होगा। यही वह है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। समझ गया। प्रभु ज्ञान से भर उठा। नाइटहॉक्स का डायरी के स्थान का अनुमान वास्तव में तर्कसंगत था। शामिल लोगों में से वही अकेला जीवित था। केवल उसके पास ही डायरी ले जाने और घर वापस जाते समय छिपाने का समय और मकसद था। दीपक सिंह ने प्रोत्साहित किया, अगर तुम इस तरह से डायरी ढूंढ पाते हो तो तुम शायद बियोंडर बनने के लिए पर्याप्त योगदान दे चुके होगे। अप्रत्यक्ष रूप से डायरी के महत्व को उजागर करते हुए। मुझे उम्मीद है। प्रभु ने सिर हिलाया। दीपक सिंह ने फिर से विषय बदल दिया। दूसरा, तुम्हें हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी मिलती है। तुम तय कर सकते हो कि यह कौन सा दिन है। जब तुम बाहर नहीं होते तो हमारे शस्त्रागार में जाकर साहित्य और सिद्धांत की किताबें पढ़ो। यह एक पेशेवर इतिहासकार का काम है।
जब तुम उन सभी को खत्म कर लेते हो तो तुम्हें वृद्ध नवल और बाकी लोगों के साथ पाली लेनी शुरू करनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने राहत की सांस ली। ये कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। इस क्षण दीपक सिंह ने आधा घूमकर 7 पवित्र प्रतीकों से खुदे हुए काले बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों की ओर इशारा किया। ये चानिस द्वार है। इसका नाम आधुनिक नाइटहॉक प्रणाली के निर्माता आर्कबिशप चानिस के नाम पर रखा गया है। ये हर बड़े शहर के केंद्रीय गिरजाघर के नीचे होता है। इसकी रखवाली औपचारिक नाइटहॉक सदस्य रोटेशन पर करते हैं। अंदर कम से कम 2 रखवाले कीपर्स हैं जिन्हें चर्च द्वारा भेजा जाता है, साथ ही अनगिनत जाल हैं। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इसके पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य तुम्हें घेर लेगा। प्रभु ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये डरावना लगता है। अंदर का क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में विभाजित है। इसमें कुछ अनुक्रमों के लिए कुछ औषधि सूत्र और अन्य जादुई सामग्री संग्रहित हैं। इसका उपयोग विधर्मियों, उत्परिवर्तितों, म्यूटेंट्स, पंथवादियों और गुप्त संगठनों के सदस्यों को अस्थायी रूप से रखने के लिए भी किया जाता है। हाँ, उन्हें अंततः पवित्र गिरजाघर भेजा जाएगा, दीपक सिंह ने चलते फिरते बताया। पवित्र गिरजाघर लोहान साम्राज्य के उत्तर में शीत प्रदेश में स्थित सदाशिवी देवी के चर्च का मुख्यालय, शांति का महागिरजाघर। प्रभु ने धीरे से सिर हिलाया जैसे कि वह इस मामले पर विचार कर रहा हो। इसके अलावा अंदर सभी प्रकार के वर्गीकृत दस्तावेज और रिकॉर्ड हैं। जब तुम्हें उच्च निकासी क्लियरेंस मिलती है तो तुम्हें उन्हें पढ़ने का मौका मिल सकता है। दीपक सिंह एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर जोड़ा, चानिस द्वार के पीछे तहखाने में मुहरबंद कलाकृतियां, सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी हैं। मुहरबंद कलाकृतियां। प्रभु ने शब्दों पर विचार किया। यह एक विशेष शब्द जैसा लग रहा था। हम जो कुछ असाधारण वस्तुएं इकट्ठा और पुनः प्राप्त करते हैं, वे बस बहुत महत्वपूर्ण और जादुई होती हैं। यदि वे गलत हाथों में पड़ जाएं, तो भारी विनाश हो सकता है। इसलिए हमें उन्हें सख्ती से गोपनीय रखना होगा और उन्हें ध्यान से देखना होगा। यहाँ तक कि हम भी इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उद्धरण चिन्ह। ये कहकर दीपक सिंह एक पल के लिए रुके और फिर जारी रखा, इसके अलावा अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत खास हैं। उनमें कुछ जीवित विशेषताएं थीं जो रखवालों को लुभा सकती हैं। वे आसपास को प्रभावित करेंगी, भागने की कोशिश करेंगी और विनाशकारी परिणाम देंगी। उन्हें सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रभु ने उत्सुकता से टिप्पणी की, कितना आकर्षक है। नाइटहॉक मुख्यालय ने इन मुहरबंद कलाकृतियों को 4 ग्रेडों में वर्गीकृत किया है। ग्रेड 0 अत्यंत खतरनाक का प्रतिनिधित्व करता है। वे उच्चतम महत्व और उच्चतम गोपनीयता के होते हैं। उनके बारे में पूछताछ, प्रसार, वर्णन या जासूसी नहीं की जानी चाहिए। उन्हें केवल पवित्र गिरजाघर के तहखाने में मुहरबंद किया जा सकता है, दीपक सिंह ने विस्तार से बताया। ग्रेड 1 अत्यधिक खतरनाक है। उनका सीमित तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उनकी सुरक्षा निकासी धर्मप्रांतीय बिशपों या नाइटहॉक डीकनों और उससे ऊपर तक सीमित है। बकलून जैसे सूबा मुख्यालयों के केंद्रीय गिरजाघर 1 या 2 कलाकृतियों को संग्रहित कर सकते हैं। बाकी को पवित्र गिरजाघर को सौंप दिया जाएगा। ग्रेड 2 खतरनाक है। उनका सावधानी और संयम से उपयोग किया जा सकता है। सुरक्षा निकासी के लिए किसी को बिशप या नाइटहॉक टीम का कप्तान और उससे ऊपर होना जरूरी है। विभिन्न शहरों के केंद्रीय गिरजाघर 3 से 5 कलाकृतियों को संग्रहित कर सकते हैं। बाकी को पवित्र गिरजाघर या सूबा मुख्यालय को सौंप दिया जाएगा। ग्रेड 3 काफी खतरनाक है। उन्हें सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। इसे केवल उन अभियानों के लिए लागू किया जा सकता है जिनके लिए 3 या अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा निकासी के लिए किसी को नाइटहॉक्स का औपचारिक सदस्य होना जरूरी है। भविष्य में तुम संबंधित दस्तावेज देखोगे। संख्याओं के माध्यम से तुम समझ सकते हो कि वे क्या दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 2-125 का मतलब है कि यह एक खतरनाक ग्रेड मुहरबंद कलाकृति संख्या 125 है। जैसे ही दीपक सिंह आगे बढ़े, वह अचानक मुड़े और अपने कमरे में लौट आए। उन्होंने दराज के नीचे से कागज का एक टुकड़ा निकाला। वैसे इसे देखो, 3 साल पहले एक नए नियुक्त आर्कबिशप ने नियंत्रण खो दिया। किसी अज्ञात कारण से वह सुरक्षा के विभिन्न स्तरों से होते हुए भागा और एक ग्रेड 0 मुहरबंद कलाकृति के साथ रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इस तस्वीर को याद कर लो। अगर तुम उसे देखते हो तो उसे सतर्क या परेशान मत करना। तुरंत वापस आकर रिपोर्ट करो, अन्यथा तुम्हारे कर्तव्य के दौरान मरने की संभावना 1000% है। क्या? प्रभु ने कागज का टुकड़ा लिया। उस पर कोई शीर्षक नहीं था, बस एक काली और सफेद तस्वीर और कुछ पंक्तियां लिखी थीं। इंद्र जांगेड़, पुरुष, 40 वर्ष, पूर्व आर्कबिशप, एक द्वारपाल जो अपनी पदोन्नति में विफल रहा और शैतान से लुभाया गया और भ्रष्ट हो गया। वह मुहरबंद कलाकृति 008 के साथ भाग गया। विशेष लक्षण हैं। तस्वीर में इंद्र जांगेड़ को दोनों तरफ बटन वाले काले पादरी के लबादे और एक नर्म टोपी पहने हुए दिखाया गया था। उसके बाल गहरे सुनहरे थे और उसकी पुतलियां इतनी नीली थीं कि वे लगभग काली थीं। उसकी नाक ऊंची थी और उसके होंठ कसकर बंद थे।
उसके चेहरे की विशेषताएं बिना किसी झुर्री के एक क्लासिक मूर्ति जैसी थीं। सबसे चौंकाने वाली विशेषता ये थी कि उसकी एक आंख अंधी थी। प्रभु ने ईमानदारी से अपनी पहली छाप दी। भ्रष्ट व्यक्ति का वर्णन इतना विस्तृत है, लेकिन मुहरबंद कलाकृति के बारे में केवल उसका कोड नाम है। दीपक सिंह ने आह भरते हुए कहा, इसलिए यह उच्चतम सुरक्षा निकासी पर है। मुहरबंद कलाकृति संख्या 008 की खोज केवल मौखिक रूप से वर्णित है और कभी भी शब्दों में नहीं लिखी गई है। फिर भी वर्णन बहुत कम होगा। 008 एक सामान्य कलम लगती है, लेकिन उसे लिखने के लिए स्याही की जरूरत नहीं होती। बस इतना ही। दीपक सिंह विषय में गहरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने काले विंडब्रेकर पर सुनहरी चेन खींची और उसी रंग की एक भव्य पॉकेट वॉच निकाली। उन्होंने उसे खोलकर एक नज़र डाली और बाहर की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हें वह सब बता दिया है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। वृद्ध नवल को ढूंढने के लिए शस्त्रागार जाओ। उन्हें उन दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए कहो जिन्हें तुम्हें पढ़ना है। वह कोई साधारण नागरिक क्लर्क नहीं है। वह कभी एक औपचारिक सदस्य थे, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र के कारण वह पदोन्नत होने में विफल रहे। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, इसलिए अब उनके लिए मामलों को संभालना उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा वह आंतरिक रखवाले बनना या घर पर आराम करना नहीं चाहते हैं। वह केवल दस्तावेजों और रिकॉर्डों के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। प्रभु ने धीरे से झुककर फिर से अपनी छोटी टोपी पहनी। हालांकि उसका मन मुहरबंद कलाकृति 008 कैसी दिखती है इस पर अटका हुआ था। ये रोजमर्रा की कलम लगती है। ये स्याही के बिना लिखती है। तो इसका वास्तविक उपयोग क्या है? क्या चीज इसे उच्चतम स्तर की गोपनीयता पर वर्गीकृत करती है कि इसे अत्यंत खतरनाक माना जाता है? क्या यह एक ऐसी कलम हो सकती है जो किसी भी व्यक्ति को मार देती है जिसका नाम लिखा जाता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा अविश्वसनीय होगा। अगर ऐसा होता तो इंद्रजांगिड़ को भागने और छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही प्रभु जाने के लिए मुड़ा, दीपक सिंह ने अचानक उसे आवाज दी। रुको, मैं कुछ भूल गया। प्रभु ने अपना सिर मोड़ा, उसकी आंखें उलझन में थीं। क्या? दीपक सिंह ने अपनी पॉकेट वॉच वापस रखी और मुस्कुराते हुए कहा, बाद में लेखापाल श्रीमती ओरिका के पास जाना और 4 सप्ताह का अग्रिम भुगतान ले लेना, कुल मिलाकर 12 पाउंड। उसके बाद अंतर कवर होने तक तुम्हें हर हफ्ते तुम्हारी आधी सैलरी मिलेगी। प्रभु ने अवचेतन रूप से कहा, यह बहुत ज्यादा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, राशि कम की जानी चाहिए। उसे अग्रिम भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसके पास घर जाने के लिए सार्वजनिक घोड़ा गाड़ी के लिए पैसे भी नहीं थे। हालांकि एक बार में 12 पाउंड प्राप्त करना उसे थोड़ा डरा रहा था। दीपक सिंह ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह जरूरी है। इसके बारे में सोचो। क्या तुम अभी भी अपने वर्तमान अपार्टमेंट में रहना चाहते हो? एक ऐसा जहां तुम्हें कई अन्य किराएदारों के साथ बाथरूम साझा करना पड़ता है। अगर तुम खुद को ध्यान में नहीं ले रहे हो तो उस महिला नैना के बारे में सोचो। इसके अलावा जब उन्होंने प्रभु को सहमति में सिर हिलाते देखा तो वे रुके। उन्होंने मुस्कुराया और प्रभु के कपड़ों का आकार देखा और एक अर्थपूर्ण इरादे से कहा, इसके अलावा तुम्हें एक छड़ी की जरूरत है और तुम्हें एक नया सूट खरीदना चाहिए। प्रभु एक सेकंड के लिए चौंका, इससे पहले कि वह हकीकत में लौटता। उसका चेहरा तुरंत शर्म से जल उठा क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था वह सस्ता और घटिया गुणवत्ता का था। ठीक है, प्रभु ने हकलाते हुए जवाब दिया। वह मूल प्रभु जैसा था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी सूरत की परवाह थी। दीपक सिंह ने फिर से पॉकेट वॉच निकाली और उसे खोलकर एक नज़र डाली। शायद तुम्हें पहले श्रीमती ओरिका को ढूंढना चाहिए। मुझे पता है कि तुम वृद्ध नवल के पास काफी समय बिताओगे जबकि श्रीमती ओरिका जल्द ही घर लौट रही होंगी। ठीक है। प्रभु को अपनी गरीबी की स्थिति के बारे में पता था और उसने इस पर आपत्ति नहीं जताई। दीपक सिंह मेज के किनारे लौट आए और कुछ लटकती रस्सियों को खींचा। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं रोशनी से तुम्हें वहां ले जाने के लिए कहूंगा। रस्सियों ने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि गियर घूमे। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के रिसेप्शन क्षेत्र में एक घंटी से आवाज निकली। जब रोशनी ने इसे सुना तो वह जल्दी से खड़ी हो गई और सावधानी से नीचे चली गई। ज्यादा देर नहीं लगी जब वह फिर से प्रभु के सामने हाजिर हुई। दीपक सिंह ने मजाक में कहा, मैंने तुम्हारे आराम में दखल तो नहीं दिया, है ना? ओह, मोरेती को श्रीमती ओरिका के पास ले जाओ। रोशनी ने गुप्त रूप से अपने होठों को घुमाया क्योंकि उसने खुशी से जवाब दिया। ठीक है, कप्तान, बस इतना ही। उस पल प्रभु आश्चर्य में बोल उठा। वित्त से अपना अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या कप्तान से अनुमोदन पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको कुछ लिखना नहीं चाहिए? दीपक सिंह ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, तो मेरा मतलब, क्या मुझे श्रीमती ओरिका से अग्रिम भुगतान का दावा करने के लिए आपके हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है? प्रभु ने सरल भाषा का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। ओह नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रोशनी पर्याप्त सबूत है। दीपक सिंह ने भूरे बालों वाली लड़की की ओर इशारा किया और जवाब दिया। कप्तान, ऐसा लगता है कि हमारे वित्त का प्रबंधन लगभग शून्य है।
प्रभु ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी देने की अपनी इच्छा का विरोध किया, इससे पहले कि वह रोशनी के साथ कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। उस पल, उसने दीपक सिंह को फिर से आवाज देते हुए सुना, रुको, अभी भी एक और बात है। क्या हम इसे एक बार में खत्म कर सकते हैं? प्रभु ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुड़कर पूछा, और कुछ? दीपक सिंह ने अपने माथे पर दबाव डाला और कहा, जब तुम वृद्ध नवल से मिलो तो 10 दानव शिकार गोलियां, डेमन हंटिंग बुलेट्स, लेना याद रखना। मैं? दानव शिकार गोलियां? प्रभु ने आश्चर्य में जवाब दिया। विवेक का रिवॉल्वर अभी भी तुम्हारे पास है ना? तुम्हें इसे जमा करने की जरूरत नहीं है। दीपक सिंह ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और कहा, दानव शिकार गोलियों के साथ, अगर तुम्हें किसी असामान्य खतरे का सामना करना पड़ता है, तो तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। ओह, ये तुम्हें कम से कम कुछ हिम्मत तो देगा। तुम्हें अंतिम वाक्य जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रभु समस्या पर परेशान हो रहा था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है। मुझे ऐसा करना याद रहेगा। इसके लिए मुझे एक औपचारिक दस्तावेज लिखना होगा। एक पल रुको। दीपक सिंह बैठ गए और गहरे लाल रंग का फाउंटेन पेन उठाया। उन्होंने एक नोट लिखा, हस्ताक्षर किए और उस पर मुहर लगाई। प्रभु ने ईमानदारी से इसे प्राप्त किया, धन्यवाद कप्तान। वह धीरे धीरे वापस चला गया, इससे पहले कि वह मुड़ता। रुको, दीपक सिंह ने एक बार फिर आवाज दी। कप्तान, तुम 30 के दशक में लगते हो। तुम्हें मनोभ्रंश, डिमेंशिया के लक्षण क्यों हैं? प्रभु ने एक मुस्कान निचोड़ी और मुड़कर पूछा, और कुछ? दीपक सिंह ने अपना माथा ठोंका और प्रभु से नोट वापस लिया। उन्होंने फिर जानकारी जोड़ी और एक और मुहर लगाई। पहले मैं भूल गया था कि तुम्हें शूटिंग में प्रशिक्षित नहीं किया गया है, इसलिए दानव शिकार गोलियां बेकार होंगी। ऐसा करते हैं, हर दिन 30 सामान्य गोलियां लो। जब तुम बाहर हो, तो गली के कोने पर जूटलैंड मार्ग संख्या 3 पर भूमिगत शूटिंग रेंज पर जाने का अवसर लो। इसका अधिकांश पुलिस विभाग का है, लेकिन एक जो विशेष रूप से हमारे नाइटहॉक्स के लिए है। ओह, हाँ, तुम्हें वृद्ध नवल से एक बैज भी लेना होगा। अन्यथा, तुम शूटिंग रेंज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक अच्छा निशानेबाज गोलियों के खर्च से बनता है। इसे हल्के में मत लेना। दीपक सिंह ने संशोधित नोट प्रभु को वापस सौंप दिया। समझ गया। प्रभु, जो खतरे से डरा हुआ था, उसी दिन शूटिंग रेंज जाने के लिए उत्सुक था। वह निकास की ओर 2 कदम बढ़ा, इससे पहले कि वह सावधानी से आधा मुड़ा। उसने विचार किया इससे पहले कि वह पूछता, कप्तान, क्या कुछ और है? दीपक सिंह ने दृढ़ता से सिर हिलाया, नहीं। प्रभु ने राहत की सांस ली और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। चलते समय, उसे मुड़कर पूछने की तीव्र इच्छा हुई, क्या आप निश्चित हैं कि और कुछ नहीं है? उसने उस इच्छा का विरोध किया और अंत में रखवाले के कमरे को सफलतापूर्वक छोड़ दिया। रोशनी उसके बगल में चलते हुए धीरे से कप्तान की निंदा की, कप्तान हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वह अक्सर चीजें भूल जाते हैं। मेरी दादी की याददाश्त भी उनसे बेहतर है। बेशक, वह केवल तुच्छ चीजें भूलते हैं। हाँ, तुच्छ चीजें। प्रभु, मैं तुम्हें भविष्य में प्रभु कहूंगी। श्रीमती ओरिका बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। उनसे बात करना आसान है। उनके पिता एक घड़ीसाज हैं जिनके पास उत्कृष्ट कौशल है। जैसा कि प्रभु भूरे बालों वाली लड़की को बड़बड़ाते हुए सुन रहा था, वह सीढ़ी में कदम रखा और ऊपर की मंजिल पर लौट आया। उसने दाहिने हाथ के दूर के कार्यालय में श्रीमती ओरिका को पाया। वह एक काले बालों वाली महिला थी जो एक झालरदार फीते वाली पोशाक पहने थी। वह अपने 30 के दशक में दिखाई दी और उसके फैशनेबल घुंघराले बाल थे। उसकी हरी आंखों की जोड़ी स्पष्ट और मुस्कुराती हुई थी और वह परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। ओरिका ने रोशनी को दीपक सिंह के निर्देशों को दोहराते हुए सुनने के बाद, उसने एक नोट निकाला और एक अग्रिम पर्ची लिखी। यहाँ हस्ताक्षर करें। क्या आपके पास मुहर है? अगर नहीं, तो तुम एक अंगूठे का निशान छोड़ सकते हो। ठीक है। अब प्रक्रियाओं से परिचित, प्रभु ने औपचारिकताएं पूरी की। ओरिका ने एक तांबे की चाबी निकाली और कमरे में तिजोरी खोली। जैसा कि वह पाउंड गिन रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भाग्यशाली हो। आज हमारे पास पर्याप्त नकदी है। वैसे, प्रभु, क्या कप्तान ने तुम्हें इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि तुम एक असामान्य गतिविधि में शामिल थे और इस तथ्य के कारण कि तुम्हारे पास एक विशेषता है? हाँ, तुम्हारे पास एक त्रुटिहीन अंतर्ज्ञान है। प्रभु अपनी तारीफ में कंजूस नहीं था। ओरिका ने गहरे काले पैटर्न के साथ हल्के ग्रे पृष्ठभूमि वाले 4 नोट निकाले। तिजोरी को बंद करने के बाद, वह मुड़ी और मुस्कुराई। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे भी एक समान अनुभव हुआ था। प्रभु ने आश्चर्य का एक उपयुक्त स्तर दिखाया, वास्तव में। क्या तुम उस क्रमिक हत्यारे के बारे में जानती हो जिसने 16 साल पहले तीरथ नगर को उन्माद में डाल दिया था? ओरिका ने 4 सोने के पाउंड प्रभु को सौंप दिए। हाँ, ये वही है जिसमें 5 लड़कियां लगातार मारी गई थीं। कुछ के दिल और पेट को उस खूनी कसाई ने निकाल दिया था। जब हम छोटे थे तब मेरी माँ अक्सर उस मामले का उपयोग मेरी बहन को डराने के लिए करती थी, प्रभु ने इसके बारे में सोचते हुए कहा। उसने नोट प्राप्त किए और पाया कि उनमें से 2 5 पाउंड के मूल्य वर्ग में थे और उनमें से 2 1 पाउंड के मूल्य वर्ग में थे।
उन सभी की एक ग्रे पृष्ठभूमि थी और उन्हें काले रंग में स्याही से लिखा गया था। 4 कोनों में जटिल पैटर्न और नकली को रोकने के लिए विशेष स्याही थी। पूर्व नोट थोड़े बड़े थे और उनके बीच में लोहान साम्राज्य के 5वें राजा, सम्राट भूपेंद्र के प्रत्यक्ष पूर्वज हेमंत अगस्त्य प्रथम थे। उन्होंने अपने गोल चेहरे के ऊपर एक सफेद बाल बैंड पहना था। उनकी आंखें पतली थीं और उनका एक असामान्य रूप से गंभीर अभिव्यक्ति थी। हालांकि प्रभु को उनसे एक अकल्पनीय निकटता का एहसास हुआ। यह एक 5 पाउंड का नोट था। यह आर्यन की 4 सप्ताह की सैलरी के लगभग बराबर है। 1 पाउंड के नोट के बीच में सम्राट भूपेंद्र के पिता, पूर्व राजा विलियम अगस्त्य षष्ठ थे। इस शक्तिशाली व्यक्ति की मोटी मूंछें और एक दृढ़ दृष्टि थी। जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने लोहान साम्राज्य को पुराने आदेश के बंधन से मुक्त कर दिया, जिससे उनके राष्ट्र को शिखर स्थान फिर से मिल गया। वे सभी अच्छे राजा थे। प्रभु नोट्स की स्याही को थोड़ा सूंघ सकता था, जिसने उसे उत्साहित और तरोताजा किया। श्रीमती ओरिका की आवाज में अभी भी डर का एक एहसास था, बावजूद इसके कि यह घटना 10 साल से अधिक पहले हुई थी। हाँ, अगर नाइटहॉक समय पर नहीं आए होते तो मैं छठी शिकार होती। मैंने सुना है कि क्रमिक हत्यारा नहीं, वह कसाई एक बियोंडर था। प्रभु ने सावधानी से कागज के नोटों को मोड़ा और उन्हें अपने सूट की एक आंतरिक जेब में रखा। फिर उसने ये पुष्टि करने के लिए उस क्षेत्र को कुछ बार थपथपाया कि वह वहां था। श्रीमती ओरिका ने एक दृढ़ सिर हिलाया। हाँ, उसने उससे पहले और भी हत्याएं की थीं। उसे पकड़े जाने का कारण यह था कि वह शैतान के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अलग अलग अंगों को चाहता था। माफ करना, श्रीमती ओरिका, आपको इतनी अप्रिय यादें याद दिलाने के लिए, प्रभु ने ईमानदारी से कहा। ओरिका मुस्कुराई। मुझे अब डर नहीं लगता। मैं उस समय व्यावसायिक स्कूल में लेखांकन का अध्ययन कर रही थी। उस घटना के बाद मैं तब से यहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे काम से नहीं रोकूंगी। तुम्हें अभी भी वृद्ध नवल के पास जाना है। अलविदा, श्रीमती ओरिका। प्रभु ने अपनी टोपी उतारी और झुककर कार्यालय छोड़ दिया। इससे पहले कि वह नीचे गया, उसने अपनी आंतरिक जेब को थपथपाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 12 पाउंड अभी भी वहीं थे। उसने एक चौराहे पर एक मोड़ लिया और दाहिनी ओर चला गया। उसे जल्द ही एक आधा बंद लोहे का दरवाजा दिखा। ठक ठक ठक। जब उसने खटखटाया तो अंदर से एक वृद्धा आवाज आई। अंदर आ जाओ। प्रभु ने धातु का दरवाजा धकेला और एक तंग कमरा खोजा जिसमें केवल एक मेज और 2 कुर्सियों की अनुमति थी। कमरे के अंदर एक कसकर बंद लोहे का दरवाजा था और मेज के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति काले लबादे में कपड़े पहने हुए था। वह एक गैस लैंप की रोशनी से एक किताब से कुछ पीले पड़ चुके पन्ने पढ़ रहा था। उसने सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। क्या तुम प्रभु हो? रोशनी ने कहा कि जब वह थोड़ी देर पहले आई थी तब तुम बहुत विनम्र थे। कुमारी रोशनी वास्तव में एक मिलनसार व्यक्ति हैं। शुभ दोपहर, श्री नवल। प्रभु ने सम्मान के संकेत के रूप में अपनी टोपी उतारी। नवल ने मेज पर जटिल फूलों के पैटर्न वाले चांदी के टिन के डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। क्या तुम एक कप हाथ से पीसी हुई कॉफी लेना चाहोगे? उनकी आंखों और मुंह के किनारे की झुर्रियां गहराई से दबी हुई थीं। उनकी गहरे लाल पुतलियां थोड़ी धुंधली दिखाई दीं। प्रभु ने तीक्ष्णता से देखा कि नवल के चीनी मिट्टी के प्याले में साफ पानी भरा हुआ था। ऐसा नहीं लगता कि आप कॉफी पीते हैं। नवल हंसे और समझाया, हाँ, यह मेरी आदत है। मैं दोपहर के 3 बजे के बाद कॉफी नहीं पीता। प्रभु ने चलते फिरते पूछा, क्यों? नवल ने अपनी मुस्कान को रोक लिया क्योंकि उन्होंने प्रभु की आंखों में देखा और कहा, मुझे डर है कि यह रात में मेरी नींद को प्रभावित करेगा। यह मुझे अज्ञात अस्तित्व की फुसफुसाहट सुनने के लिए मजबूर करेगा। प्रभु क्षण भर के लिए उसे जवाब देने में असमर्थ था क्योंकि उसने विषय बदल दिया। श्री नवल, मुझे कौन से दस्तावेज और किताबें पढ़नी चाहिए? जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने दीपक सिंह द्वारा लिखे गए नोट को बाहर निकाला। नवल ने विलाप किया, कुछ भी जो इतिहास से संबंधित है या जटिल और अधूरा है। सच कहूं तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कुछ हासिल कर सकता हूं वह एक प्राथमिक समझ है। अन्य सामग्री, जैसे कि लोगों की डायरी, समकालीन किताबें, समाधिलेख आदि के लिए यह बस बहुत परेशान करने वाला है। उदाहरण के लिए, मेरे पास जो चीजें हैं उन्हें सटीक सामग्री निर्धारित करने के लिए अधिक विस्तृत ऐतिहासिक रिकॉर्ड की आवश्यकता है। प्रभु उलझन में पड़ गया। क्यों? नवल ने अपने सामने कुछ पीले पड़ चुके पन्नों की ओर इशारा किया। ये सम्राट ऋषिकेश की मृत्यु से पहले की खोई हुई डायरी से हैं। चीजों को गुप्त रखने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड लेने के लिए अजीब प्रतीकों का आविष्कार किया। सम्राट ऋषिकेश, पारगमन के वरिष्ठ। प्रभु चौंका क्योंकि उसने तुरंत ध्यान से सुना। नवल ने सिर हिलाते हुए कहा, कई लोगों का मानना है कि उनकी वास्तव में मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे एक छिपे हुए देवता बन गए। इसलिए जो पंथ उनका आदर करते हैं, वे हमेशा शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान आयोजित करते रहे हैं। हम कभी कभी ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे और डायरी की कुछ मूल या डुप्लिकेट प्रतियां प्राप्त करेंगे। आज तक कोई भी विशेष प्रतीकों के सच्चे अर्थ को समझ नहीं पाया है।
इसलिए पवित्र गिरजाघर ने हमें अनुसंधान के लिए प्रतियां रखने की अनुमति दी है। उम्मीद है कि यह उन्हें एक सुखद आश्चर्य देगा। ये कहकर नवल ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। मैंने पहले ही कुछ प्रतीकों को समझ लिया है और पुष्टि की है कि वे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो मैंने क्या खोजा। ये वास्तव में एक डायरी है। हाँ, मैं विभिन्न अवधियों के इतिहास का उपयोग करना चाहता हूँ, खासकर उन घटनाओं का जो सम्राट के चारों ओर घूमती थीं। संबंधित दिन के लिए डायरी में लिखे गए रिकॉर्डों की तुलना करके मैं अधिक प्रतीकों की व्याख्या करने की कोशिश कर सकता हूँ। सफेद बालों वाले और गहरी झुर्रियों वाले वृद्ध सज्जन ने तेज आंखों से प्रभु की ओर देखा। वह एक प्रतिभा का दिमाग है ना? प्रभु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, नवल ने कुछ पीले पड़ चुके पन्नों को प्रभु की ओर धकेल दिया। हाँ, तुम भी इसे देख सकते हो। कल तुम्हें इस डायरी में मेरी मदद करनी होगी। प्रभु ने उन्हें पलटा और उन पर एक नजर डाली, लेकिन ये तुरंत उसे स्तब्ध कर दिया। हालांकि प्रतीकों को भयानक रूप से भद्दे तरीके से कॉपी किया गया था, यहां तक कि थोड़ा विकृत भी लग रहा था। वह गलत नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शब्द थे जिनसे वह सबसे अधिक परिचित था। चीनी, और यह साला सरलीकृत चीनी है। उस पल प्रभु ने यह भी माना कि वह वापस पारगमन कर गया था। हालांकि पीतल की जाली से घिरे सुरुचिपूर्ण गैस लैंप और चांदी से जड़े टिन, जिसमें वृद्ध नवल अपनी हाथ से पीसी हुई कॉफी रखते थे, ने उसे उस वास्तविकता को पहचानने के लिए मजबूर किया जिसमें वह था। पारगमनकर्ता सम्राट ऋषिकेश वास्तव में मेरा सहकर्मी है। वह रहस्यों को रिकॉर्ड करने के लिए सरलीकृत चीनी का उपयोग कर रहा था, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक अलग दुनिया में एक पुराने दोस्त की पहचान करने की अकल्पनीय भावना के साथ प्रभु ने जल्दी से 3 पन्नों को पढ़ा। 18 नवंबर, वास्तव में एक आकर्षक मामला। एक नीले आकाश का प्रयोग और एक संयोग से हुई गलती ने मुझे उस दयनीय साथी को तूफानों के बीच गहरे अंधेरे में खोया और फंसा हुआ खोजने के लिए प्रेरित किया। वह हर महीने पूर्णिमा के दिन ही इस दुनिया की वास्तविकता के पास आ सकता है, फिर भी वह अपनी चीखें प्रसारित करने में असमर्थ है। वह भाग्यशाली है कि वह मुझसे मिला, इस युग का नायक। मैंने ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है उसे पढ़ने के बाद मुझे अचानक थोड़ा निराश महसूस हुआ। यहाँ तक कि मेरी चीनी भी एक अनुवाद की तरह लिखी गई है। 4 दशक एक उंगली की झपकी में बीत गए हैं। मेरी पिछली यादें एक सपने की तरह महसूस होती हैं। 1184, 1 जनवरी। भव्य नए साल के पर्व में कुमारी फ्लोरा वास्तव में शानदार थीं। 2 जनवरी, मेरे राजनयिक सभी मूर्ख हैं। 3 जनवरी, मैंने उस समय एक जल्दबाजी में चुनाव किया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अप्रेंटिस, सीयर या डाकू को चुनना चाहिए था। दुर्भाग्य से इसे फिर से करने का कोई तरीका नहीं है। 4 जनवरी, मेरे बच्चे इतने मूर्ख क्यों हैं? मैंने खुद को इतनी बार दोहराया है। उन धूर्तों से मूर्ख मत बनो। औषधियों के बारे में मुख्य बात उन्हें पकड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें पचाना है। ये शक्तियों का उपयोग करने के बारे में नहीं है, बल्कि अभिनय करने के बारे में है। और एक औषधि का नाम उसके मूल में केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक ठोस कल्पना और पाचन की कुंजी है। 9 सितंबर, मेरा विरोध करने के लिए एक गठबंधन स्थापित किया गया है। उत्तर से फयसाक, पूर्व से लोहान, दक्षिण से फयनापोटा। मेरे दुश्मन अंततः एकजुट हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैं उन्हें सिखाने के लिए तथ्यों का उपयोग करूंगा कि हथियारों और ज्ञान की पीढ़ियों को केवल संख्याओं और निम्न ग्रेड अनुक्रमकर्ताओं द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है जैसे मेरे पास अधीनस्थ नहीं है। उच्च ग्रेड के लिए, हाँ, क्या वे भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ? 23 सितंबर, देवताओं की परित्यक्त भूमि की तलाश में जहाज से मेरा संचार टूट गया है। मुझे वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार करने पर विचार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह तूफान से प्रभावित नहीं होगा। 24 सितंबर, कुमारी इशिका, कुमारी फ्लोरा से अधिक मंत्रमुग्ध करने वाली हैं। शायद मैं सिर्फ अपनी जवानी के बारे में उदासीन हो रहा हूँ। सरलीकृत चीनी में पात्रों की जटिलता के कारण फॉन्ट सामान्य से थोड़ा बड़ा था, जिससे प्रत्येक पृष्ठ पर कम सामग्री थी। इसके अलावा संरक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्रत्येक पृष्ठ का पिछला भाग खाली छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी प्रभु ने डायरी पढ़ने पर भावनाओं का एक उथल पुथल महसूस किया। विशेष रूप से सम्राट ऋषिकेश का औषधियों की मुख्य बात का वर्णन उसे समाधान के मार्ग को खोजने जैसा महसूस हुआ। एक अमूल्य रहस्य सीखने पर वह रोमांचित था। शायद यह एक बियोंडर के रूप में मेरे भविष्य के मार्ग के लिए एक प्रकाशस्तंभ होगा। खैर, 3 पृष्ठ अलग अलग समय पर प्रविष्टियों से संबंधित हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट ऋषिकेश केवल हर साल की पहली प्रविष्टि पर वर्ष लिखते हैं। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि सितंबर और नवंबर वाले 2 पृष्ठ किस वर्ष के हैं। वह दयनीय साथी कौन है जिसे उन्होंने खोजा? पाचन और अभिनय का वास्तव में क्या मतलब है? देवताओं की परित्यक्त भूमि कहाँ है? ये सवाल प्रभु के सिर में उबल रहे थे। इसने उसे तुरंत सम्राट ऋषिकेश की पूरी डायरी इकट्ठा करने और इसे शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए उत्सुक कर दिया। उस पल वृद्ध नवल ने उसके पार से उलझन में पूछा, प्रभु,
प्रभु चौंक कर उठा क्योंकि उसने हंसी के साथ जल्दी से इसे ढंग दिया। मैंने सोचा कि मैं सबसे खास होऊंगा। मैं समझने और व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। वृद्ध नवल ने हंसते हुए सिर हिलाया, तुम वास्तव में युवा हो। मैंने भी कभी माना था कि मैं सबसे खास हूँ। प्रभु ने अपने हाथ में 3 पन्नों को पलटा और पुष्टि करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसने इसे वृद्ध नवल को सौंप दिया और अनजाने में पूछा, क्या हमारे पास केवल ये कुछ पन्ने हैं? मैं सम्राट ऋषिकेश की और डायरी देखना चाहता हूँ। नवल ने लिपियों को सहलाया क्योंकि उसकी झुर्रियां उसके तिरस्कार से गहरी हो गईं। क्या तुमने सोचा था कि बहुत सारे होंगे? एक वर्ष में बियोंड और रहस्य से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं नहीं होती हैं। मुख्य कारण हमारे उत्तरी महाद्वीप में असाधारण प्रजातियों का धीरे धीरे विलुप्त होना है। उनके बिना बहुत सारी औषधियां नहीं होंगी, जिससे समय के साथ बियोंड की संख्या कम हो जाएगी। पिछली कुछ शताब्दियों में ड्रैगन, दैत्य और कल्पित बौने केवल किताबों में रिकॉर्ड बन गए हैं। यहाँ तक कि समुद्री लोग भी अब तटीय जल के पास नहीं देखे जाते हैं। ये सुनकर प्रभु को अचानक एक मीम याद आया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ड्रैगन और दैत्य संरक्षण संघ स्थापित करने का समय आ गया है। जब नवल ने ये सुना तो वह भ्रमित दिखे। उन्हें इसका मतलब समझने में काफी समय लगा। इसका मतलब समझने के बाद उन्होंने मेज को थपथपाया और एक असज्जन तरीके से काफी जोर से हंसे। हाँ प्रभु, तुम वास्तव में हास्यप्रद हो। ये हमारे लोहान साम्राज्य की एक परंपरा है। यह अच्छा है कि युवा लोगों में हास्य की भावना है। मेरा मानना है कि हमें दायरे में अत्यधिक संकीर्ण नहीं होना चाहिए। हम केवल ड्रैगन और दैत्यों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? इसे विलक्षण पशु संरक्षण संघ कहा जाना चाहिए। प्रभु ने सिर हिलाया, नहीं नहीं नहीं। हम उन गरीब पौधों को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ घोषणा की, विलक्षण जीव संरक्षण संघ। उन दोनों ने सहमत होकर हंसा। उनके बीच के माहौल की अजीबपन और अपरिचितता काफी हद तक दूर हो गई। नवल की झुर्रियों पर एक मुस्कान छा गई। आजकल तुम्हारे जैसे दिलचस्प युवा कम होते जा रहे हैं। मैं कहाँ था? उन्होंने कहा, मुझे याद है। एक वर्ष में बियोंड और रहस्य से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं नहीं होती हैं। जो मंदबुद्धि सम्राट ऋषिकेश का आदर करते हैं, वे अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक हैं। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि हम 3 लिपियां प्राप्त कर सकते हैं। खैर, अन्य बड़े गिरजाघरों या सूबाओं में कुछ हो सकते हैं। कुछ शब्द बड़बड़ाने के बाद उन्होंने अनुमोदन नोट लिया जिसे प्रभु ने पहले मेज पर रखा था और एक नजर डाली। क्या वे पिस्तौल गोलियां, राइफल गोलियां या भाप दबाव वाली गोलियां हैं? प्रभु ने ईमानदारी से जवाब दिया, यह एक रिवॉल्वर है। ठीक है, मैं उन्हें लेने जाऊंगा। क्या तुम्हारे पास एक कांख का खोल है? एक सज्जन के रूप में, हम तुम्हें सार्वजनिक रूप से तुम्हारी कमर के नीचे फूला हुआ कुछ नहीं रखने दे सकते। नवल ने एक मजाक किया जिसे सभी पुरुष समझते थे। प्रभु ने सहयोगपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, हे नहीं। क्या मुझे कप्तान से इसे शामिल करने के लिए कहना होगा? नवल खड़े हुए और कहा, कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक रिकॉर्ड बनाना है। यह एक सहायक वस्तु है। मेरे बाद दोहराओ, सहायक वस्तु। प्रभु ने मजाक किया, क्या आप अतीत में एक शिक्षक थे? मैंने चर्च के रविवार स्कूल और मुफ्त स्कूलों में कुछ समय बिताया। नवल ने नोट लहराया और दराज से एक चाबी निकाली। फिर उन्होंने एक आंतरिक कक्ष में जाने वाले लोहे के दरवाजे को खोला। बियोंड आम लोगों से बहुत अलग नहीं लगते। प्रभु ने चुपचाप बुदबुदाया, इससे पहले कि वह अपनी नज़र मेज पर डाली जहां डायरी के 3 पन्ने थे। सम्राट ऋषिकेश वास्तव में रहस्य के दायरे में शामिल है। उनकी डायरी अमूल्य है। दूसरों के लिए वे सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े हैं। यह अज्ञात है कि उन्हें कब समझा जाएगा, लेकिन वे मेरे लिए एक मूल्यवान खजाना हैं। मुझे आश्चर्य है कि डायरी के शेष भाग कहाँ हैं। मुझे और पाने के तरीके सोचने होंगे। प्रभु के दिमाग में उथल पुथल हुई क्योंकि वह मुश्किल से शांत हो सका। ये तब तक जारी रहा जब तक वृद्ध नवल बाहर नहीं आए और लोहे के दरवाजे को बंद नहीं कर दिया। नवल ने मेज पर सामान रखा, 10 दानव शिकार गोलियां, 30 रिवॉल्वर गोलियां, एक ऑक्साइड कांख का खोल और एक 7वीं इकाई, विशेष अभियान विभाग का बैज। कृपया उन्हें गिनें और उन्हें आजमाएं। लॉगबुक पर हस्ताक्षर करना याद रखें। रिवॉल्वर गोलियां एक कागज के बक्से में साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित थी जिसे 3 परतों में विभाजित किया गया था। गोलियां घर वापस गोलियों की तरह एक पीली चमक के साथ झिलमिलाहट कर रही थीं, लेकिन वे संकीर्ण दिखाई दीं। जहां तक दानव शिकार गोलियों की बात है, उन्हें एक छोटे लोहे के बक्से में रखा गया था। आकार नियमित रिवॉल्वर गोलियों के समान था, लेकिन उनकी सतह चांदी के रंग की थी। अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने पर नीचे जटिल और चमकदार पैटर्न थे जिनमें छोटे पवित्र प्रतीक, सितारों और एक आधे लाल चंद्रमा के साथ एक काली पृष्ठभूमि खुदे हुए थे। ऑक्साइड का खोल ठोस महसूस हुआ और यह एक बेल्ट और बकसुआ के साथ आया। इसके बगल में हथेली के आधे आकार का एक बैज था। इसमें एक धातु की पृष्ठभूमि थी जिस पर अगवा प्रांत पुलिस विभाग और 7वीं इकाई, विशेष अभियान विभाग, चांदी के पाठ में अंकित था।
उन्होंने लगभग 2 मुहरबंद वृत्त बनाए और 2 पार की गई तलवारें और एक मुकुट पुलिस प्रतीक को घेर लिया। प्रभु ने आधा उत्सुकता से और आधा टटोलते हुए कहा, दुर्भाग्य से ये नाइटहॉक्स बैज नहीं है। नवल मुस्कुराए और प्रभु से कांख के खोल का परीक्षण करने का आग्रह किया। अपनी जैकेट उतारने के बाद प्रभु ने कांख के खोल को बांधने में काफी प्रयास किया, जो उसकी बाईं कांख के पास लटका हुआ था। बुरा नहीं है। उसने फिर से अपनी जैकेट पहनी। नवल ने उसे देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। ये तुम पर अच्छी लगती है। मेरा निर्णय हमेशा की तरह सटीक है। अन्य वस्तुओं को अपनी जेबों में रखने और लॉगबुक पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रभु ने नवल के साथ एक संक्षिप्त, आकस्मिक बातचीत की, इससे पहले कि वह चला गया। आधे रास्ते में उसने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मैं अनुक्रमों और औषधियों के बारे में और जानने के लिए भूल गया। ये सब सम्राट ऋषिकेश की डायरी की गलती है। इस बिंदु पर वह अभी भी अनजान था कि सदाशिवी देवी के चर्च के पास पूर्ण मार्ग का पहला अनुक्रम क्या था। वह केवल इतना जानता था कि यह अनुक्रम 9 से शुरू हुआ था। रोशनी ने जाहिरा तौर पर कुछ उल्लेख किया था। निद्रा रहित। जैसे ही प्रभु धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर चल रहा था, एक व्यक्ति नीचे आया। उसने तंग पतलून पहनी थी जिससे आवाजाही आसान हो गई थी। उसकी सफेद शर्ट अंदर नहीं डाली गई थी और उसके पास एक कवि का एक स्पष्ट रोमांटिक स्वभाव था। वह कोई और नहीं बल्कि काले बालों वाला, हरी आंखों वाला पुलिस निरीक्षक था जो पहले प्रभु के स्थान की तलाशी लेने आया था। वे पहले ऊपर मिले थे, लेकिन उन्होंने शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया था। युवा कवि जैसे नाइटहॉक ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, शुभ दोपहर। प्रभु ने हास्यपूर्ण ढंग से जवाब दिया, शुभ दोपहर। मुझे लगता है कि मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। युवा नाइटहॉक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। मेरी तुम पर एक गहरी छाप है। ललित मिश्रा। अनुक्रम 8 का मध्यरात्रि कवि। अनुक्रम 8। वह वास्तव में एक कवि है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मिलाया क्योंकि उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया, तुम्हारी मुझ पर एक गहरी छाप है। ललित मिश्रा की हरी आंखें गहरी थीं क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम्हारे पास एक विशेष स्वभाव है। वह बहुत उत्साही लगता है। प्रभु के मुंह के कोने थोड़े हिले क्योंकि उसने मुश्किल से एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ललित ने आगे इशारा किया, उस तरह की दुर्घटना का सामना करने के बाद तुम हमारी सुरक्षा तुरंत प्राप्त किए बिना भी जीवित रहे। ये तुम्हें काफी विशेष बनाता है। उन्होंने कहा, मुझे कप्तान को बदलना है। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। प्रभु ने नाइटहॉक के लिए रास्ता बनाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह सीढ़ी के सिरों तक चला गया, ललित मिश्रा अचानक मुड़े और पीली सूर्यास्त से प्रकाशित पत्थर जड़े मैदान को घूरने लगे। उन्होंने हवा में धीरे से बुदबुदाया, क्या तुम कुछ भी नोटिस कर पाए? वास्तव में उसमें कुछ भी खास नहीं है।